फाउंडर हैं। आज से नहीं, इनकी सर्विस वॉइस सीए की लगभग 9 to 10 years एटलीस्ट हो गए हैं, मेरे ख्याल में ज्यादा ही हो गए हैं जब से ये चल रही है। तो वैसे तो गुरुजी वाली बात मैं आज कहता हूं कि आपको पता ही है भी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। क्यों गुरुजी, वो आप यही कहते हो कि भैया क्यों बुलाया है, क्यों सेमिनार किए हैं, ये पता ही है सबको। पर्पस तो यही है, लेकिन हम चाहते हैं कि मतलब जो पर्पस है बिफोर बिकमिंग बिफोर इलेक्टिंग संजय जी एज सेंट्रल काउंसिल, उससे पहले भी हम मेंबरों को पूरी सर्विस दें। उसके बाद तो पीछे संजय जी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 9 years इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी है। तो मैं संजय जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वेलकम करें गुरु जी को भी और पार्टिसिपेंट्स का भी, जितने भी हमारे अटेंडी हैं। संजय जी। थैंक यू अश्विनी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा गुरुजी को नमन। और मैं प्रणाम सर, प्रणाम सबको। प्रणाम सर। मैं एक स्मॉल अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। ऑल दोज पार्टिसिपेंट, दोज हु हैव कम, that I have received at least 15 calls wherein members have requested me that this topic is a very wide and it should not be hushed up. And then I discussed with Guruji, and Guruji has indicated me he can conclude it, but it depends upon the members' request. So looking to that and curfew situation in Punjab around 7:45, we will finish today. 6:45. 6:45, and our next session, which we have already announced on 28th August of Guruji on A to Z of penalties, for which we are renaming same time, and this AOP BOI part 2 will be there. And for this, all the questions whatever of part 1 are there, that may be raised at 6:15, and for the 30-minute the question answer for the part 1 will be there. So please note down, we are going to rename same time 5 to 7 on 28th of August. And I also welcome our various panelists. I'll name alphabetically: Ajish Agarwal ji, and all-time hero Ashwani ji, NIRC member Avinash Gupta ji, past chairman Amritsar branch Gaurav ji, Neelkant Bhatia ji from Chandigarh, the current chairman of the Jalandhar branch Piyush Bansal ji, and Surinder Mahajan ji, our mentor and always guide. Today he has said that he will remain for the entire session. So Vijay Gupta ji and all, if anyone is left, so I'm right now saying that everybody is welcome, and we have lot of number of participants and they are joining very fast. So with this, I request Ashwini ji to conduct the rest of the proceedings. वो जितने भी रजिस्टर्ड हैं उनको भी मेल आ गई है, और आप voiceofca.in पे भी जाके देख सकते हैं जो कल के प्रोग्राम है। एक तो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट के वो प्रफुल्ल शाजड़ जी और संजीव चौधरी जी के साथ कोड ऑफ एथिक के ऊपर प्रोग्राम है, वो दोनों प्रोग्राम ऑलरेडी सर्कुलेटेड है। मंडे को हमने फर्स्ट टाइम अरेंज किया है, होल्ड तो नहीं कह सकते क्योंकि काफी फोरम्स ने हो सकता है कि हमसे पहले भी मीटिंग होल्ड कर ली हो, लेकिन ऑर्गेनाइज सबसे पहले हमने किया है और फेसलेस असेसमेंट, जो फेसलेस असेसमेंट हुई है उसके ऊपर मैंने प्रोग्राम अरेंज किया है हमने मंडे को। उसका लिंक भी मैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम भी शेयर कर दूंगा। अगर किसी ने रजिस्टर्ड नहीं किया उसके ऊपर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसमें 2 प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को हमने इनवाइट किया है, और संजय अग्रवाल जी और अविनाश गुप्ता जी उसके फैकल्टी हैं,
regarding faceless assessment, how it will work, how it will impact professionals, what are the benefits of it, नोटिस की क्या वैलिडिटी होगी, शो कॉज नोटिस कैसे हैंडल होंगे, क्या उसकी वैलिडिटी है, इन सभी चीजों पे और सिटीजन चार्टर पे, इन सभी पहलुओं के ऊपर हम डिस्कस करेंगे मंडे 11 to 1 PM। आई विल शेयर द लिंक, जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया वो काइंडली रजिस्टर्ड करवा लें। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई रिक्वेस्ट, ऑल्दो गुरुजी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो जगत गुरु हैं हमारे इंडिया के, मतलब जगत गुरु बन गए, इनकम टैक्स में आपके ऊपर सर कोई नहीं है। तो ये सुधार भी जो हो रहे हैं ये फेसलेस के, सभी आपके ही बताए हुए हैं। गाली दे रहे हैं लोग मुझे। आई रिक्वेस्ट पीयूष जी, बट एज ए प्रोटोकॉल की वॉइस ऑफ सीए पे उनको फॉर्मली इंट्रोड्यूस करें बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम। पीयूष जी, टू काइंडली इंट्रोड्यूस गुरुजी फॉर्मली। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं ऐसी शख्सियत को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, इनके बारे में कुछ कहना सूरज को दुनिया दिखाने के बाद। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही सर, कहीं कुछ गड़बड़ है। हेलो, हाँ जी आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सर कि मुझे एक ऐसी शख्सियत का इंट्रोडक्शन कराने का मौका दिया जिसके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दुनिया दिखाने के बराबर है। सर आपकी तारीफ करनी शुरू करता हूँ तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं, शब्दकोश में शब्द कम पड़ जाते हैं, और बोलना शुरू करते हुए तो वक्त कम पड़ जाता है। बोलते जाए सर, आपकी तारीफ खत्म नहीं होती। आप मेरे जैसे कितने ही गुरु हैं, राइट फ्रॉम द आर्टिकलशिप के टाइम पे जब हम एजुकेशन अपने पेपर देने के लिए बुक्स पढ़ते थे वो भी आपकी थी, और आज प्रैक्टिस में बुक्स पढ़ते हैं वो भी आपकी है। तो इनकम टैक्स के लिए हम कोई भी बुक उठाते हैं तो वो आपकी ही बुक हमारे लिए बाइबल बन गई है। तो आपकी इंट्रोडक्शन में कुछ, वैसे तो बहुत लंबी इंट्रोडक्शन रहेगी, लेकिन मैं कुछ ब्रीफ चीजें बीच में कवर करूंगा कि सर श्री राम कॉलेज के एल्यूमनी हैं और PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर ने कर रखी है। डायरेक्ट टैक्स के फील्ड में रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हम तो आपकी बुक पढ़ के कहीं ना कहीं रैंक में आ ही गए हैं। वो इसलिए है क्योंकि सर अपनी सारी टेन्योर में इंटरमीडिएट फाइनल हर टाइम पे रैंक होल्डर रहे हैं। विदाउट रैंक कोई भी इन्होंने एग्जाम नहीं किया है, हर एग्जाम विद रैंक होल्डिंग ही हुआ है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इनको रिकॉग्नाइज करती है, और सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल के साथ यूनिटेक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया हुआ है। हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी गवर्नमेंट ने अंडर द चेयरमैन ऑफ जस्टिस A.P. Shah to look into the issues of applicability of MAT provisions in case of foreign companies and FII and other issues related to applicability of direct tax provisions। ये सारी चीजों की जो कमेटी में नॉमिनेटेड मेंबर है, इवन जो टास्क फोर्स बनी थी इनकम टैक्स को रीड्राफ्ट करने के लिए, उसमें भी आपको नॉमिनेट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 2019 में ही दे दी गई थी। इसके अलावा पिछले 20 साल से SRCC एल्यूमिनी एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा जस्ट 2 लाइनें कहते, जिस तरह से दीपक बोलता नहीं है उसका प्रकाश उसका परिचय देता है, उसी तरह से आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज और आपकी अवेयरनेस और आपकी नॉलेज देने की आपकी इंट्रोडक्शन देती है। I welcome you sir and request everybody to please give a big hand। चाहे ये आवाज नहीं सुनाई देती तो हम अपने जगह पे जरूर प्राप्त करें। ये डॉक्टर ग्रीश आहूजा जी के लिए थैंक यू सर। थैंक यू। गुड इवनिंग टू एवरीवन। चेयरमैन ऑफ कोर्स ऑफ द जलंधर ब्रांच, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे इंट्रोड्यूस कराया तो पहला नाम तो उनका लेना ही पड़ेगा, पीयूष बंसल जी। Yes, founder of the Voice of CA, and of course past Central Council member Sanjay Agarwal ji। In order of this participants, in order of alphabet order, Ajesh Agarwal ji, अश्विनी जी के बारे में जितना कम कहें उतना ही अच्छा है, ये तो सब कुछ करता धरता ही है, सब कुछ है। तो अश्विनी जिंदल जी तो हम तो इनको कहते हैं ना डी फैक्टो, तो यही है, बाकी तो सब D0 होंगे। अश्विनी जिंदल जी, and of course Avinash Gupta ji, regional council member of the Northern India Regional Council, Gaurav Gupta, the past chairman of Amritsar, Neelkant ji from
चंडीगढ़, पीयूष जी का नाम मैंने ले लिया, सुरेंद्र महाजन जी, विजय गुप्ता जी, other dignitaries listening to me, ladies and gentlemen. Well, friend, let me tell you, this topic normally nobody does. तो किसी को कुछ पता ही नहीं है ये टॉपिक है क्या, क्योंकि we all talk about assessment of companies, assessment of firm, assessment of LLP, individual HUF. Nobody has ever talked about assessment of AOP or BOI. Let me tell you, first take you to the basic principle, and that basic principle is every person has to pay income tax. He has to pay income tax if his total income of the previous year exceeds a maximum exemption limit. He has to pay tax on the total income of the previous year in the relevant assessment year. The question is, what is a person? Who is a person? देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 31 में पर्सन को डिफाइन किया गया है और सबको पता है, लेकिन मैं वहां पर करने जा रहा हूं. पर्सन इंक्लूड्स नंबर 1 एन इंडिविजुअल, नंबर 2 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नंबर 3 अ फर्म और इंक्लूडिंग LLP, नंबर 4 अ कंपनी, नंबर 5 सुनिए एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आगे सुनिए, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एक. और उसके बाद है लोकल अथॉरिटी, and the last category is any other artificial but juridical person. Artificial but juridical person who is not covered under the first 6 item. तो आपने देखा AOP और BOI एक एंटिटी है, एक यूनिट ऑफ असेसमेंट तो है, लेकिन it has not been defined in Income Tax Act and it has not been defined anywhere. डिक्शनरी मीनिंग है लेकिन कहीं डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर एक्ट थोड़ी है कि AOP BOI का एक्ट है. फर्म के लिए एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज के लिए एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013. खैर इंडिविजुअल के लिए तो एक्ट होता ही नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अलग चीज है, लेकिन लोकल अथॉरिटी का अपना सिस्टम है. लेकिन AOP BOI होती क्या है? मैंने बोला इट इज ए यूनिट ऑफ असेसमेंट, इट इज एन एंटिटी हु इज लायबल टू टैक्स. But how do you create this entity? What kind of entity is this? सर 2-4 आदमी सामने आ जाएं, क्योंकि मैंने आपको यही कहा था कि मुझे जब तक पता नहीं लगे मेरे सामने कौन बैठा है, उनसे कैसे बातें करनी है. अब वो तो आ गए ये, लेकिन 2-4 आदमी तो रखने पड़ेंगे. संजय जी आप जा नहीं सकते, आप नहीं जा सकते. कोई चाय पीनी, कॉफी पीनी, जो मर्जी पिए, लेकिन मैंने बातें कर नहीं सकता दीवारों से. I have to talk to the person in front of me. अश्विनी जी आ गए मेरे सामने, अजेश जी भी सामने हैं, लेकिन पीयूष जी आए थे, एक झटका दे के जरा सी दिखा के फिर चले गए, अब फिर आ गए. जरा ध्यान से सुनिए, चाय पिए, कॉफी पीजिए, एनीथिंग यू वांट टू हैव, बट आई वांट यू टू बी इन फ्रंट ऑफ मी सो दैट आई कैन टॉक टू यू एंड आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड. सर प्लीज नोट द वर्ड, संजय जी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? पहले एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एंड व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन संजय जी? पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, पर्सन इंक्लूड्स एन HUF, पर्सन इंक्लूड्स ए फर्म, पर्सन इंक्लूड्स ए कंपनी, बाकी को तो अभी छोड़ दो. तो इफ दीज 4 पर्सन जॉइन टुगेदर फॉर अर्निंग एनी इनकम, टू डू एनी एक्टिविटी, to earn that income, we call it as association of persons. इसमें सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल है ज्वाइंट, कंपनी में है ज्वाइंट, फर्म भी मिल गई, और भी कोई मिलकर एक इन्होंने बना लिया ग्रुप ऑफ पर्सन विदाउट फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप और विदाउट फॉर्मिंग ए कंपनी. अगर ये एसोसिएशन पर्सन दे डू सम एक्टिविटी टू अर्न एनी इनकम, तो हम कहते हैं ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं. व्हाट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल? अश्विनी जी, व्हेन इंडिविजुअल्स जॉइन टुगेदर टू डू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉर अर्निंग एन इनकम,
तो हम उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं, मोर देन वन पर्सन जॉइन टुगेदर विदाउट फॉर्मिंग ए फर्म और विदाउट फॉर्मिंग ए कंपनी। अगर आपने फर्म बना ली तो पार्टनरशिप में आ जाएंगे, अगर एलएलपी बना ली तो एलएलपी में आ जाएंगे, कंपनी बनाई इंडिविजुअल ने मिलाकर, इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है शेयर होल्डर, बट वो क्या आएंगे, वो तो कंपनी बन जाएगी, वो फर्म बन जाएगी। लेकिन एक इंडिविजुअल ज्वाइन टुगेदर, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैव ज्वाइन टुगेदर टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी टू अर्न दैट इनकम, हम उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं। बॉडी, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल ज्वाइन टुगेदर करते हैं, इसमें कोई अदर देन इंडिविजुअल नहीं है। अरे कंपनी में तो फर्म भी पार्टनर बन सकती है, शेयर होल्डर थ्रू पार्टनर, कंपनी में कंपनी भी हो सकती है, वो तो हो गई कंपनी। लेकिन एक ज्वाइंट वेंचर है, अश्विनी जी ज्वाइंट वेंचर करते हो, ज्वाइंट वेंचर आप रजिस्टर इनकॉर्पोरेट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो कंपनियां मिलकर कोई काम शुरू करती हैं, तो उसे ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। कहीं रजिस्टर्ड थोड़ी होता है ज्वाइंट वेंचर, एक एग्रीमेंट ही तो होता है। लेकिन ज्वाइंट वेंचर ऑफ टू कंपनी इज नोन एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। दो पर्सन से ज्यादा हो गए ना, एक कंपनी, दो कंपनियां, एक फर्म मिलकर और एक एचयूए मिलकर एक काम करना चाहती हैं, कोई डेवलपमेंट एग्रीमेंट, एक के पास लैंड है, एक के पास वो टेक्निकल नो है, एक है और एक के पास मार्केटिंग, सब मिलकर टुगेदर काम करते हैं और ज्वाइंट वेंचर बना लेते हैं। तो ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू कैरी आउट सम एक्टिविटी टू अर्न दैट इनकम। सिंपली एसोसिएशन पर्सन ही है, टू कैरी आउट एन एक्टिविटी। अब मैं इसमें बता रहा हूं, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ओनली इंडिविजुअल्स ज्वाइन टुगेदर। Individual can join together to form a firm. No, I am not taking that. Individual join together can form a company. I am not taking that. Individual can be co-owner also. लेकिन यहाँ co-owner नहीं है body of individuals, वो तो co-owner है। एक बीच में सुनाता हूं, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 4 नाम से, तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, वो co-owners ऑफ द प्रॉपर्टी है। उसको जो सेक्शन है 26 निकलता है फॉर कैलकुलेटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ को-ओनर्स। देखिए, सपोज मेरे फादर की प्रॉपर्टी थी और उनकी डेथ हो गई, और हम हिंदू सेक्शन एक्ट में उसके लीगल हेयर हैं, लेट्स से 3 भाई हैं। अब जब 3 भाई हैं तो ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं कही जाएगी, ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं कही जाएगी अश्विनी जी, क्या कही जाएगी? को-ओनर्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी। वो को-ओनर्स हैं, वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में होता है व्हेन दे जॉइन टुगेदर टू डू एन एक्टिविटी फॉर अर्निंग दैट इनकम। ये जॉइन टुगेदर नहीं हुआ, ये तो सक्सेशन से, इनहेरिटेंस से मिला, और इनहेरिटेंस से जो मिला हमें, उस इनहेरिटेंस को हमने को-ओनरशिप में एक्वायर किया है, को-ओनरशिप में एक्वायर किया। और ये को-ओनरशिप चलती रहती है जब तक कि हम प्रॉपर्टी अलग ना करें, को-ओनरशिप चलती रहती है। को-ओनरशिप में एक्वायर किया है मेरे फादर के शेयर से। अश्विनी जी सुनिए, मेरे फादर के शेयर है, फादर की डेथ हो गई, हम 3 भाई हैं, तो 3 भाइयों को कैसे मिलेगा? इक्वल शेयर मिलेंगे, अगर विल नहीं लिखी तो इक्वल मिलेंगे ना। अब जब तक हमने उस शेयर को बांटा नहीं, तो वो फादर के नाम पर है, तो हम क्या हो जाएंगे? उसके डीमैट में हम उसके को-ओनर बन जाते हैं। जब तक हमने उसको अलग अलग नहीं बांटा, हम उसके को-ओनर बन गए। उससे जो डिविडेंड आएगा वो हम अलग अलग लेंगे, अप्रोशन करेंगे। अगर 3 भाई हैं तो 1/3 1/3 1/3, अगर क्योंकि इक्वल शेयर लेना है। फिर बाद में हम बांट लेंगे, जब बढ़ जाएंगे तो लीगल ईयर का फिर हमारे हाथ में टैक्स होगा। बट सो लॉन्ग एज दो शेयर्स हैव नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, सो लॉन्ग एज दैट प्रॉपर्टी रिमेन्स इन द को-ओनरशिप, वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, वो को-ओनर्स ऑफ शेयर है। को-ओनर अलग चीज है। को-ओनर में हम इंडिविजुअल असेसमेंट करते हैं ईच को-ओनर्स का ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर, रिस्पेक्टिव ओनरशिप। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में तो वी ज्वाइन टुगेदर, इंडिविजुअल ज्वाइन टुगेदर फॉर कैरिंग ऑन एन एक्टिविटी टू अर्न इनकम, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये पहले क्लियर हो गया सर कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल आते हैं विदाउट फॉर्मिंग ए फर्म, विदाउट फॉर्मिंग ए कंपनी। और एओपी में भी वो अदर देन इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, ज्वाइंट टुगेदर, मे बी ए ज्वाइंट वेंचर, मे बी दे फॉर्म अ ज्वाइंट टुगेदर टू डू एन एक्टिविटी, तो उसको भी हम एओपी कहते हैं। लेकिन रुकिए,
जब हम एओपी पे आते हैं तो मैंने आपको बोला एओपी डिफाइंड नहीं है, लेकिन 7 कैटेगरी में बिजनेस वो एंटिटी है असेसमेंट का, यूनिट ऑफ असेसमेंट। तो मैं एक सवाल पूछता हूं अश्विनी जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्शन 231 में कहीं लिखा ही नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में लिखा ही नहीं है। लेकिन आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के इनकम टैक्स के सेपरेट रेट दे रखे हैं फाइनेंस एक्ट में। तो व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? ये पीपल ज्वाइन टुगेदर, मे बी ओनली इंडिविजुअल ज्वाइन टुगेदर, कई बार कोऑपरेटिव 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ज्वाइन कर सकती हैं। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ज्वाइन करती है तो वो एओपी हो जाता है, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड दे गेट देम रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन सेपरेट यूनिट ऑफ असेसमेंट मान ली जाती है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, इट इज कमिंग पार्ट ऑफ एओपी बी। ये एक वन केस हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब है अश्विनी जी, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और एनी अदर लॉ विच इज इनफोर्स इन ए पर्टिकुलर स्टेट। आपने एक सोसाइटी बनाई और सोसाइटी रजिस्टर्ड करा ली। अश्विनी जी आपको पता है मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोसाइटी। वो मेंबर्स ज्वाइन करके सोसाइटी बनाते हैं। मैं सोसाइटी ले रहा हूं, इंडिविजुअल ने ज्वाइन टुगेदर कर दिया। तो एक सोसाइटी क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, और उन्होंने रजिस्टर करा लिया अपने आप को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये भी एक सेपरेट यूनिट ऑफ असेसमेंट मानी जाएगी। आप कहेंगे कहां लिखा है कि सेपरेट यूनिट ऑफ असेसमेंट मानी जाएगी? जब मैं 167B में आऊंगा, जहां लिखा है हाउ टू टैक्स द एओपी whose shares are, whose member shares are indeterminate, वहां पर लिखा हुआ है एओपी डज नॉट इंक्लूड, दिस एओपी डज नॉट इंक्लूड, क्या लिखा है? ए कोऑपरेटिव सोसाइटी और ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और ए कंपनी। तो वहां 167B आपने देखा ही नहीं होगा कभी, 167B जहां लिखा है मेंबर्स ऑफ द एओपी whose member share are indeterminate, how to tax that AOP। वो वाली बात मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन वहां बिल्कुल एक्सक्लूसिव कर दिया, उसको अलग कर दिया है। इसको सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 वो सेपरेट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मानकर उसकी सेपरेट असेसमेंट होती है। कैसे होती है मैं बताऊंगा। थर्ड कैटेगरी ऑफ एओपी, म्यूचुअल एसोसिएशन। एक म्यूचुअल एसोसिएशन बना दी और हमने एक क्लब बना लिया। हम ये सब वॉइस ऑफ सीए को रजिस्टर नहीं कराया, सारे मेंबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेट्स से 1,000 रुपया, एंड वी स्पेंड इट ऑन आवरसेल्व्स, वी स्पेंड इट ऑन आवरसेल्व्स। तो ये क्या है? जो पैसा कंट्रीब्यूटर और पार्टिसिपेटर्स अगर सेम है तो वो क्या मानी जाती है? म्यूचुअल एसोसिएशन। संजय जी क्या मानी जाती है? म्यूचुअल एसोसिएशन, जहां पर कंट्रीब्यूटर और पार्टिसिपेटर्स दोनों सेम हो तो वो म्यूचुअल एसोसिएशन। हम हाउसिंग सोसाइटी भी तो बनाते हैं। अरे यार, कई ये मल्टी स्टोरी फ्लैट हैं, वहां हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है, वो क्या है? म्यूचुअल एसोसिएशन है। अरे वो इनकॉर्पोरेट करो या ना करो, लेकिन वो म्यूचुअल एसोसिएशन है, क्योंकि मैंने लिखा था एओपी और बीओआई वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो म्यूचुअल एसोसिएशन इनकॉर्पोरेट भी हो सकती है एज ए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, म्यूचुअल एसोसिएशन अनकॉर्पोरेट भी हो सकती है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, और म्यूचुअल एसोसिएशन सेक्शन 20 वो कंपनी भी हो सकती है, लेकिन म्यूचुअल कैरेक्टर की है, जिसमें कंट्रीब्यूटर और पार्टिसिपेंट दोनों सेम होते हैं, वो म्यूचुअल एसोसिएशन होती है। ये भी एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकती है, और वो उसका क्या टैक्स होगा ये भी एक यूनिट ऑफ असेसमेंट हो सकती है। कैसे टैक्स होगा वो भी मैं बताऊंगा। ये कौन सी कैटेगरी हो गई? 3। अब आपने एक प्राइवेट ट्रस्ट बना लिया अजेश जी, एक प्राइवेट ट्रस्ट बना लिया और उसमें बेनिफिशियरी के नाम दे दिए कि भाई ये बेनिफिशियरी है। और प्राइवेट ट्रस्ट 2 तरह के होते हैं, मैं आऊंगा। एक होता है जहां बेनिफिशियरी डिफाइंड है, डिटर्मिनेट है शेयर, और एक होता है जहां शेयर इनडिटर्मिनेट है। तो प्राइवेट ट्रस्ट भी एक एंटिटी है, उसको कैसे टैक्स करते हैं
वो प्राइवेट ट्रस्ट एक ट्रस्ट है, वो भी एओपी बीओआई में आता है, लेकिन उसका सेपरेट काइंड ऑफ ट्रस्ट है, मैं बताऊंगा। अगला सर संजय जी, चैरिटेबल ट्रस्ट। आप चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, आपको पता है चैरिटेबल ट्रस्ट 3 तरह के हो सकते हैं। एक सेक्शन 8 कंपनी, वो भी तो चैरिटेबल नेचर की हो सकती है संजय जी, सेक्शन 8 कंपनी। दूसरा, आपने एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में सोसाइटी रजिस्टर्ड करा ली, लेकिन चैरिटेबल सोसाइटी रजिस्टर कराई, तो वो भी चैरिटेबल नेचर की है। और तीसरा, आपने क्या किया, एक ट्रस्ट बनाकर, ट्रस्ट डीड बनाकर रजिस्टर्ड करा लिया, तो ये चैरिटेबल, इनको हम कहते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। तो ये भी तो एक सेपरेट एंटिटी है, लेकिन है तो पार्ट ऑफ बीओआई ही और पार्ट ऑफ एओपी है, लेकिन सेपरेट एंटिटी है चैरिटेबल ट्रस्ट। सुना सुनी जी, एक सेपरेट एंटिटी है। कितनी हो गए अभी तक? मैंने बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी इज आल्सो एओपी बीओआई। दूसरा बताया सोसाइटी रजिस्टर अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट इज आल्सो कवर्ड अंडर एज ए यूनिट ऑफ असेसमेंट। तीसरा बताया म्यूचुअल एसोसिएशन। चौथा बताया प्राइवेट ट्रस्ट। पांचवा बताया चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। छठवां है ओरल ट्रस्ट, ये भी एक सेपरेट एंटिटी है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, ओरल ट्रस्ट। और लास्ट कैटेगरी है सर एनी अदर एओपी और बीओआई। जो पहले 6 में कवर्ड नहीं है, वो 7वें पॉइंट में कवर्ड होगी। 7 तरह की एओपी बीओआई। लोग मुझे कहते हैं ये तो हमने पहली बार सुना है। आप पहली बार सुनिए या दूसरी बार सुनिए, ये 7 कैटेगरी की एओपी बीओआई होती है। अब मैं अश्विनी जी से पूछता हूँ, एओपी बीओआई का टैक्स रेट क्या है जी? किसी पार्टिसिपेंट की मैं डिस्टर्बेंस आ रही थी। अच्छा, पर अश्विनी जी एक चीज बताइए, एओपी बीओआई का टैक्स रेट क्या है? रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या रेट है? बता दो, जो पता हो। किस रेट में टैक्स होता है? एमएमआर। एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत। कहीं एमएमआर नहीं लिखा है, बिल्कुल गलत है। जहां वो चाहते हैं उस एओपी बीओआई को टैक्स करना है एमएमआर, वहां लिखते, ऐसे नहीं है। एओपी बीओआई के रेट कौन से मैं बताता हूं इनकम टैक्स के। सर मैंने बोला ना, सारे यही कहते हैं एमएमआर एमएमआर एमएमआर। सर एक दो क्वेश्चन और पूछ लो सर, हमारा नॉलेज पता लग जाएगा। अब ये नॉलेज की बात करने की नहीं है, क्योंकि ये किसी को आता ही नहीं है टॉपिक। सर मैंने हिम्मत करके लिखा, क्योंकि जब मैं इनकम टैक्स रीराइट कर रहा था, इवन डिपार्टमेंट को नहीं पता था कौन कौन से एओपी बीओआई होते। मैंने तुम्हारा बेड़ा करक, तुम लॉ बनाते हो और तुम्हें खुद नहीं पता कि एओपी बीओआई कैटेगरी कौन सी है। कहता हमें नहीं पता, हमने तो बना दिया एक एओपी बीओआई। ये शुरू से था, 1922 एक्ट में भी था, 1961 में डाल दिया, लेकिन हमें पता नहीं एओपी बीओआई क्या होता है। ये गलत है। एओपी बीओआई का मैक्सिमम मार्जिन रेट है, अविनाश जी क्या रेट है और कहां दे रखे हैं रेट ऑफ इनकम टैक्स? पहले मुझे यही बता दो, इनकम टैक्स के रेट कहां दिए जाते हैं? चलिए ये तो बता दो, छोड़ो एओपी बीओआई, रेट ऑफ इनकम टैक्स कहां दिए जाते हैं? सर रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है फाइनेंस एक्ट में भी होते हैं और इनकम टैक्स एक्ट में भी दिए होते हैं। गलत। 2 तरह के रेट ऑफ इनकम टैक्स हैं, एक नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स, एक स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स। जब आप टोटल इनकम निकालते हो ना, उसके नीचे आता है टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट, एम आई राइट सर? और दूसरा आता है टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। स्पेशल रेट दे रखे हैं इनकम टैक्स एक्ट में, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 12A में। वो स्पेशल रेट है, जैसे कैपिटल गेन का स्पेशल रेट है लॉन्ग टर्म का 20%, कई जगह 10% या 15%। यहां पर तो अगर रेट आ गया अभी 115 BAA का, क्या कंपनी का स्पेशल रेट आ गया 22%। कंपनी का वो रेट 22% नहीं है, उसका रेट तो 30 है या 25 है। एक्ट में तो 30-25 दे रखा है फाइनेंस एक्ट में, लेकिन 115 BAA में कर दिया 25%, 100 BAB में कर दिया 15% अगर सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करो। लेकिन वो स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स है, वो नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स नहीं है, वो स्पेशल रेट डिफाइंड है। इसलिए तो 115 में डाला उसको। अरे 115 BAA, अभी आया BAC, संजय जी BAC आया ना,
कि आप पहले 2.5 लाख पे नील दे दो, अगले 2.5 लाख पे 5, अगले 2.5 लाख पे 10, अगले 2.5 लाख पे 15, अगले 2.5 लाख पे 20, अगले 2.5 लाख पे 25, अगले 2.5 लाख पे अबव 30। ये रेट जो है ना, ये फाइनेंस एक्ट में नहीं है, ये तो 115 BAC में डाल रखे कि अगर आप नई रिजीम में आएंगे और 115 BAC सब सेक्शन 2 की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो हम ये रेट लगा देंगे। ये स्पेशल रेट है, ये नॉर्मल रेट नहीं है, आपको टिक करना पड़ेगा, ये स्पेशल रेट है। 115 BAD में नेशनल रेट है। गुरुजी मैं दो बार करूंगा, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तो आप दोनों ठीक है सर, मेरे आंसर की मत तरफ देखना, एक बार ऐसे करूंगा एक बार ऐसे करूंगा आपकी बात, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि इनको कुछ आता है कुछ नहीं आता है। चलिए सर, ओके, कमिंग बैक, नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स सर आपको बता दूं फाइनेंस एक्ट में दिए जाते हैं, रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट में नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स है। सरचार्ज कहां दिया गया है? सरचार्ज भी फाइनेंस एक्ट में दिया जाता है। इवन फॉर स्पेशल रेट पे भी जो सरचार्ज लगता है वो फाइनेंस एक्ट में दिया जाता है। हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स कहां दिया गया है? वो भी फाइनेंस एक्ट में दिया जाता है, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में चैप्टर 12 जो 111A से शुरू होता है और 115U तक जाता है, वो वाले चैप्टर 12 में स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स दिए हुए, स्पेशल रेट ऑफ, लेकिन नॉर्मल रेट फाइनेंस एक्ट में आते। और एक और इंटरेस्टिंग चीजें सुनिए, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, मैं आज दुनिया की सारी चीजें आपको बता दूंगा, क्योंकि 2 पार्ट में करना है। एक पार्ट में करता तो आपको आधी चीजें समझ में नहीं आनी थी। मैं अपना मजे से एट ईज आपको जिंदगी की वो चीजें बताने जा रहा हूं जो आप कहोगे हमने अच्छा किया ये सेशन अटेंड कर लिया। सुनिए सर, देखिए स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 के नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर 21-22? नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स, अश्विनी जी बता सकते हैं व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 21-22? और रहने दो सर, पता लग चुका, कुछ नहीं आता। और समझा रहा हूं, वो अभी आए ही नहीं है। द इनकम टैक्स रेट हैव नॉट कम। 21-22 के इनकम टैक्स के रेट नहीं आए हैं, एडवांस इनकम टैक्स के रेट आए। इनकम टैक्स के रेट तो अभी आए ही नहीं है, वो एडवांस इनकम टैक्स के रेट हैं जो दिए जाते हैं पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 20। समझे जी मैंने क्या कहा? फाइनेंस एक्ट 20 में एक शेड्यूल 1 होता है पीछे, उसका पार्ट 3 में एडवांस इनकम टैक्स के रेट हैं, या उसी को कहते हैं टीडीएस ऑन सैलरी, लेकिन वो रेट इनकम टैक्स के नहीं है, एडवांस इनकम टैक्स के हैं। लेकिन वही पार्ट 3 अगले साल जो फाइनेंस एक्ट 21 आएगा वो पार्ट 1 बन जाएगा, और पार्ट 1 में आ जाएगा इनकम टैक्स रेट, नॉर्मल इनकम टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। अभी 21-22 के रेट तो आए नहीं है, ये तो एडवांस इनकम टैक्स के रेट है। आए कहां है? लेकिन वही है ना, एक ट्रेडिशन है, एक कन्वेंशन है कि वही एडवांस इनकम टैक्स के रेट अगले साल इनकम टैक्स के रेट बन जाते हैं, लेकिन है नहीं, आए नहीं है इनकम टैक्स के रेट। इस साल जो फाइनेंस एक्ट 20 आया ना सर संजय जी, उसका पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 पता है क्या कहता है? इनकम टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 20-21। 2021 के रेट तो अब आए हैं इस साल, 2021 जब खत्म हो गया, हालांकि वो वही रेट हैं जो पिछले साल पार्ट 3 में एडवांस इनकम टैक्स के रेट थे। तो पहले क्लियर हो गया सर, पहले क्लियर हो गया सर, रेट ऑफ इनकम टैक्स वहां दिए जाते हैं। अब सुनिए क्या लिखा है, नंबर 1 देखिए सर, सुनिए ध्यान, रेट ऑफ इनकम टैक्स इन केस ऑफ नंबर 1 इंडिविजुअल और HUF और AOP BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये चारों के एक ही रेट है, चारों के एक ही रेट है। वो छोड़ देना इंडिविजुअल 60 साल और उससे ऊपर, इंडिविजुअल 80 से अबव, लेकिन एक इंडिविजुअल जो लेस देन 60 है, एक HUF है, एक AOP है, एक BOI है, एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, सबका स्लैब रेट वही है। ऑन फर्स्ट 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 5%, नेक्स्ट 5 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%। ये रेट है ये AOP BOI के। आप तो कहते हो नहीं सर मैक्सिमम मार्जिनल रेट है,
ये तो बिल्कुल गलत है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट किसी किसी सेक्शन में जाकर 161 सेक्शन में, 164 सेक्शन में, 167 सेक्शन में लिख दिया कि नहीं नहीं इस केस में वो एओपी के रेट नहीं लगेंगे, मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेंगे। सो MMRR नहीं है, एओपी और बीओआई का वही रेट है जो एचयूएफ का रेट है, जो इंडिविजुअल का स्लैब है, जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का है, वही एओपी बीओआई का है। आया संजय जी, आया अश्विनी जी, ये चीज पता लगी आज पहली बार कि रेट वही है, ये वही रेट है। लेकिन सभी MMR कहते हैं, आप क्या, अरे आज डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स कहता है, वो भी कहते हैं MMR 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 MMR। मैं कहा तुम्हारा बेड़ा गर्क है, MMR है ही नहीं MMR, वो तो स्लैब रेट है। अब सुनिए सर, उसके बाद रेट दे रखे हैं फर्म के 30%, उसके बाद रेट दे रखे हैं कंपनी के। दो रेट है कंपनी के, डोमेस्टिक कंपनी के अलग, फॉरेन कंपनी के अलग। डोमेस्टिक कंपनी के भी दो रेट दे रखे, एक अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर नहीं था और तो 25%, अगर टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर था तो 30%। आप कहेंगे 22%, नहीं है 22%, वो तो जब ऑप्ट करेंगे 115B AA में तब 22% है। 15% कब है, जब आप ऑप्ट करेंगे 115BA में तब 15% है, अदरवाइज तो 25 या 30% है। और फॉरेन कंपनी का रेट 40% है। अच्छा सुनिए जी, ये सब पार्ट 1 में दे रखे और पार्ट 3 में भी है एडवांस टैक्स। और उसके बाद आता है रेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बताइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलग कर दिया है, तो वो बीओआई और वही, लेकिन उसके लिए अलग रेट दे दिए। क्या रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी है सर? अविनाश जी, अविनाश जी कहते मेरे से पूछो। चलो मैं किसी से नहीं पूछता, सुनते रहिए। नहीं सर, पूछो ना, बार बार पूछो। चले अविनाश जी तो अपनी शक्ल दिखा रहे। अभी मैं फोन करता हूँ उसको। अविनाश जी, हाँ जी बताइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? सर पहले 10,000 रुपए तक 10% और उसके बाद 30% सर। नहीं जी, फर्स्ट 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 10%, 20%, बैलेंस 30%। फर्स्ट 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, बैलेंस 30%। मेरा इनका दिमाग खराब है। अब पहले 10,000 पे 10% और दूसरे 10,000 पे 20, तो सारा ही 30 कर देते हैं ना फ्लैट रेट। ये स्लैब रेट करके क्या किया है? लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी संजय जी पार्ट ऑफ एओपी बीओआई है, लेकिन उसका सेपरेट रेट दे दिया है। लेकिन रुकिए, इसके लिए भी एक स्पेशल रेट दे दिया गया है 115BAD में, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहे तो ऑप्ट कर ले तो हम उसका स्पेशल रेट लगाएंगे। कितना? 22% फ्लैट रेट, 22% फ्लैट रेट। आप बात समझ रहे हैं? ये एक नई चीज बता रहा हूं। वैसे रेट वही है, फर्स्ट 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, बैलेंस 30%। बट इफ दे ऑप्ट टू बी असेस्ड, ऑप्शन करनी पड़ेगी, ऑप्ट टू बी असेस्ड अंडर 115 BAD, ये नया सेक्शन आया है 115 BAD। तो उस केस में इंटायर इनकम can be taxed at a flat rate of 30% if condition mentioned under 115 BAD subsection 2 are satisfied। क्लियर हुआ अविनाश जी? ये एक नई चीज डाली है, वो स्पेशल रेट है, स्पेशल प्रोविजन है। नॉर्मल रेट तो ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, पहले 10,000 पर 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, बैलेंस 30%। सरचार्ज तो आपको पता ही है कि सरचार्ज वहां लिखा हुआ है फॉर अदर देन इंडिविजुअल, सबका सरचार्ज अगर वो अदर देन कंपनी है तो इफ इट एक्सीड्स 1 करोड़ सरचार्ज इज 12%। इन केस ऑफ ए कंपनी if it exceeds 1 crore surcharge is 7%. if the total income of a domestic company exceeds 10 crore surcharge is 12%. am I right or wrong? And surcharge in the case of a foreign company is 2%. if income exceeds 1 crore it is 5% if the income exceeds 10 crore. लेकिन surcharge in case of individual, आप जरा ध्यान से सुनिए, प्लीज जरा ध्यान से सुनिए। सरचार्ज इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ
एओपी बीओआई और लोग आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या सरचार्ज है? सुन लीजिए, ऑन फर्स्ट on up to 50 lakh no surcharge. If total income of 4 person, ये चारों person का exceeds 50 lakh but does not exceed 1 crore, the surcharge is 10%. If exceeds 1 crore, does not exceed 2 crore, surcharge is 15%. If it exceeds 2 crore, does not exceed 5 crore, सरचार्ज में देखा किसी के मुंह से वो बोला जाएगा, किसी ने तो लगा लिया मास्क, तो वो तो बड़े आराम से मजे ले रहे हैं कि बोलो ना बोलो, तो हम तो सोचेंगे बोल रहे हैं। सर घर बैठे मास्क क्यों लगा के बैठे हो? मास्क तो हटा लो सर, क्लाइंट आगे होने तो लगाना पड़ता है सर, कभी कोई आ जाते हैं तो। चलिए, तो माय पॉइंट इज पीयूष जी 27%, एंड इफ योर टोटल इनकम एक्सीड 5 करोड़ 37%। ये सरचार्ज है किसका? ये सिर्फ इंडिविजुअल का नहीं है, ये इंडिविजुअल के केस में भी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में भी है, ये एओपी बीओआई के केस में भी है। अगर उनकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज 37% लगता है, और ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए भी सरचार्ज ये वाला है। समझ में आ गया सर? लेकिन रुकिए, अगर उसकी टोटल इनकम में अगर एक इनकम है 111A सेक्शन की, 111 समझ गए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शेयर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, या 112A की लिस्टेड शेयर का जो 10% रेट है, या 115AD की, तो उस केस में उतनी इनकम पे सरचार्ज 27 और 37 नहीं लगेगा, 15 से ऊपर लगेगा ही। ये भी एक नई चीज है, पता था सर? अश्विनी जी मैं क्या कह रहा हूं? ये क्या चीज कह रहा है कि देखिए, वैसे तो सरचार्ज 50 लाख के ऊपर 10, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में सारे इस तरह सारियां विनाश को ही है। 2 करोड़ से 5 करोड़ 27 एंड अबव 5 करोड़ 37। लेकिन रुकिए, इफ योर टोटल इनकम इंक्लूड्स क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 112A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 115AD, तो इस केस में उनका सरचार्ज 15% से ऊपर हो ही नहीं सकता। 15 से ऊपर नहीं हो सकता, हाँ कम हो सकता है, 1 करोड़ से कम है तो होगा ही नहीं, लेकिन वो 27 और 37 का स्लैब उनके लिए नहीं है, बाकियों के लिए। क्लियर हुआ ये भी अविनाश जी? अविनाश बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन आज वो भी सोच रहा है कि कई नई चीजें हैं। तो सर ये सरचार्ज है। उसके बाद एजुकेशन सेस आना है 4%, आपको पता ही है, ठीक है ना? एजुकेशन तो कंपलसरी है, सरचार्ज तो ओनली एक्सीड्स 50, 60 करोड़। संजय जी मुस्कुरा रहे। सर ऐसा है सर, अब मैंने ना आपका रेडी रेकनर निकाल लिया है। हाँ अब तो ठीक है, रेडी रेकनर से देख के बता दूंगा। हाँ ठीक है, मैंने कान पकड़ लिए। So coming back. आप ऐसा टॉपिक ले रहे हो जो आज तक कभी प्रैक्टिकली करते ही नहीं है सर, आता ही नहीं है। तभी तो मैं लिया सर, और मैंने इसलिए कहा था ये टॉपिक मैं आराम से लूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, चाहे 2 बारी में करूं, नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने रश कर दिया, पहले भी नहीं आता था और अब भी नहीं आएगा। और आगे नहीं लोगे सर कहीं, आप अभी और कहीं नहीं लोगे, ये हमारे पास नहीं लूंगा, कम से कम 1-1.5 महीना नहीं लूंगा। संजय जी, साउथ में अगर कोई मीटिंग अटेंड करना चाहता था, पासपोर्ट को ही की है। संजय जी को पूछ रहे हैं। 7448 यस ठीक है, थैंक यू। सो आई एम कमिंग बैक। पहले ये समझ में आ गया, रेट ऑफ इनकम टैक्स सर फॉर एओपी बीओआई, इट इज अ स्लैब रेट, सेम एज इंडिविजुअल ऑफ लेस देन 60, सेम एज HUF, same as artificial jury. It is a slab rate and not maximum marginal rate. जहां पर एक्ट ने मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगाना है वो आपको बता देंगे। क्लियर हो गया सर? अब हम शुरू करें। पहली कैटेगरी ऑफ एओपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कैन आई स्टार्ट संजय जी? और कैन वी स्टार्ट नाउ फर्स्ट काइंड ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी? लीजिए, असेसमेंट ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाट इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी? A society which is registered under the Cooperative Society Act 1912 or any other act
विच इज इन फोर्स इन ए पर्टिकुलर स्टेट, उसमें जो रजिस्टर्ड होगा उसकी असेसमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी में होती है, नहीं तो वो एओपी बीओआई में जाएगा। समझ में आ गया अविनाश जी? अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वही 4 हेड्स ऑफ इनकम है, वही 4 हेड्स ऑफ इनकम है। नंबर 1 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 2 प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, नंबर 3 कैपिटल गेन, एंड नंबर 4 इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। चारों हेड में निकालना है कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपनी इनकम। अगर वो चारों हेड की इनकम है तो इसको ऐड कर देना है, वो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। अगर क्लबिंग का प्रोविजन लगाना है तो लगा देना, वो सिर्फ 61 सेक्शन लगता है कि भाई रिवोकेबल ट्रांसफर। उसके बाद आपको क्या लेना है, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड करना है, वही प्रोविजन है कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेटअप कैरी फॉरवर्ड के जो बाकियों के। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम निकलती है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी डिडक्शंस मिलती हैं अंडर चैप्टर 6A। कौन सी? पहली डिडक्शन मिलेगी 80G अगर कोई डोनेशन करेगा, दूसरी डिडक्शन मिलेगी 80GGC अगर कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी करेंगे, फिर डिडक्शन मिलेगी सारी ATIA, ATIB, ATIC, ATID, ATIE, ATIBA, AT सब मिलेंगी, लेकिन एक स्पेशल डिडक्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, एक स्पेशल डिडक्शन है, और वो डिडक्शन एक्सक्लूसिवली कोऑपरेटिव सोसाइटी की है, और जिसका सेक्शन का नाम है सेक्शन 80P, P फॉर पटना, 80P। बाकी मेरे को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है चैप्टर 6A में क्या क्या डिडक्शन मिलती है, वही डिडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी मिलती है, सारी मिलती हैं। जब तक कि एक्सक्लूसिवली कंपनी के लिए ना लिखा गया हो तो सबको मिलती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी मिलती है। अब मैं आ गया 80P। कुछ स्पेशल डिडक्शन है 80P की कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जहां उनका 100% प्रॉफिट माफ होता है कई चीजों में, एंड इट इज फॉर सर्टेन एक्टिविटीज। तो अब मैं ले रहा हूं सर, that a cooperative society is eligible for claiming deduction under 80P of 100% deduction in the following cases. Case number 1, the cooperative society engaged in the following business activity. The cooperative society is engaged in the following business activity. 100% of the profit from such activity shall be eligible for deduction अंडर सेक्शन 80P। पहला क्या है, जरा ध्यान से सुनना। प्रॉफिट ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम ए बिजनेस ऑफ बैंकिंग और फॉर क्रेडिट फैसिलिटी, और इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। पहले 80P में सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी को, बैंकिंग वालों को भी 80P मिलता था, लेकिन अब 80P जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग बिजनेस करती है, क्योंकि आजकल वो रिजर्व बैंक उसको गवर्न करता है, और उनके लिए अब प्रोविजन जो नॉन बैंक दूसरे बैंकों के लिए वही लगते हैं, इसलिए 80P की रिडक्शन कोऑपरेटिव बैंक को नहीं मिलती, लेकिन 2 बैंकों को मिलती है। दो बिजनेस ऑफ बैंकिंग कर रहे हैं, एक का नाम है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और दूसरा नाम है एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। अगर रूरल डेवलपमेंट बैंक है, कृषि, वहां क्या कहते हैं रूरल डेवलपमेंट बैंक को, ग्रामीण विकास बैंक। रूरल डेवलपमेंट बैंक ग्रामीण विकास बैंक ही होगा ना हिंदी। सो ग्रामीण विकास बैंक अभी भी 80P की डिडक्शन लेते हैं, बाकी बैंक नहीं लेते। ग्रामीण विकास बैंक, उसका नाम हो गया एक तो है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बिजनेस और बैंकिंग भी करी, और दूसरा प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इनको अभी भी मिलती है। और फिर आ गया क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी। देखिए अविनाश जी, अगर आप क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी हैं और आप रजिस्टर्ड हैं अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और आप अपने मेंबर से बिजनेस कर रहे हैं और उसको दे रहे हैं, उससे इंटरेस्ट कमा रहे हैं,
मेंबर से इंटरेस्ट कमाते हैं ना, बैंकिंग कर रहे हैं लेकिन सिर्फ मेंबर से, नॉट अदर देन मेंबर, तो उस केस में 100% द प्रॉफिट from this credit society shall be allowed as deduction, provided you are a cooperative society. अगर आप cooperative society हैं और आपका engaged है business of providing credit facility to its members, और उससे जो इनकम आई और वो जो प्रॉफिट आया 100% डिडक्शन आपको देंगे. क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी, प्रोवाइडेड दिस क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी इज रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. मैं वो नहीं कह रहा कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसको एटीपी नहीं मिलता है. ये ओनली कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड इट इज ए क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी, तो उसको हम 100% प्रॉफिट का डिडक्शन देंगे. सेकेंड, प्रॉफिट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ए कॉटेज इंडस्ट्री. अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कॉटेज इंडस्ट्री चला रही है तो भी 100% प्रॉफिट ऑफ दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी अलाउड एज डिडक्शन. समझ में आया सर? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या? कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक बिजनेस कर रही है ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, 100% प्रॉफिट. थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी, दैट देयर इज ए प्रॉफिट फ्रॉम मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो ग्रोन बाय मेंबर है उनको लेकर खरीदकर और मार्केट कर रहे हैं, बेच रहे हैं और उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं. तो वो जो प्रॉफिट आएगा 100% डिडक्शन अलाउड है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर मार्केटिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स. समझ में आया? ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स. अब आपने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स और परचेज ऑफ सीड्स और परचेज ऑफ ऑयल फर्टिलाइजर्स और परचेज ऑफ एनी अदर इक्विपमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग देम टू इट्स मेंबर. अपने मेंबर्स को सप्लाई करने के लिए क्या किया, आप पहले परचेज कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं अविनाश जी? एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, अदर इंप्लीमेंट्स और अदर आइटम्स, और उसको खरीदकर आप किसको बेच रहे हैं? यू आर सेलिंग देम टू द मेंबर्स और उससे आपने प्रॉफिट कमाया. 100% ऑफ दैट प्रॉफिट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन. आपने परचेज करी 100 रुपए की, मेंबर को 102 रुपए की दे दी, 2 रुपए प्रॉफिट आया, 100% माफ है. क्या चीज है माफ है? यू आर परचेजिंग एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, you are purchasing oil seeds, you are purchasing fertilizers, you are purchasing other implements, you are purchasing other items for supplying to the members of that cooperative society, and you earn profit. 100% profit आपको allowed है. Next thing, next क्या है? You are running without the aid of power, you are processing the agriculture produce grown by your member without the aid of power. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, वो जो मेंबर का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको प्रोसेस करती है और प्रोसेस करके जो प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट भी जो है वो प्रोसेस करके हो सकता है माल उसको एग्रीकल्चर इसको ही दे देती हो, लेकिन जो प्रॉफिट कमाया प्रोसेसिंग से विदाउट द एड ऑफ पावर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का 100% डिडक्शन है फॉर दैट एक्टिविटी, उसके भी 100. और अगला सुनिए, कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर. ये भी अमनाज जी सुनिए क्या चीज है. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी, उसमें 500 मेंबर्स हैं, 600 मेंबर है, 1000 मेंबर्स हैं. अब एक डैम बन रहा है या एक रोड बन रही है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्टैक्ट किया इंडिविजुअल को नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि यार हमें कुछ वर्कर दे दो. तो आपने क्या किया? कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर. आपने लेबर उनको दी और उसमें कुछ चार्जेस चार्ज किए, एक्स्ट्रा चार्जेस, जो वेजेस उनको देने हैं उससे ऊपर आपको चार्ज मिले. वो जो प्रॉफिट एक्टिविटी है वो पूरी की पूरी 100% डिडक्शन मिलती है अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है. एंड लास्ट है इसमें फर्स्ट कैटेगरी में फिशिंग एंड अदर अलाइड एक्टिविटी. आपने फिशिंग के कोऑपरेटिव सोसाइटी फिशिंग की खोली, आप उसमें आप क्या कर रहे हैं? फिश कलेक्ट कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं उस फिशिंग को, फिश को.
या आप कुछ चीजें खरीद रहे हैं फॉर सप्लाइंग टू द मेंबर्स, वो फिशिंग के लिए, तो वो सारी चीजें पे जो प्रॉफिट आपने कमाया 100% डिडक्शन। ये 7 डिडक्शन है सर, ये पहली समझ में आ गई। 100% डिडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस बिजनेस एक्टिविटी करने। अब दूसरा लेना, सर आप हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड यू आर इंगेज्ड, सुनिए संजय जी, यू आर इंगेज्ड इन सप्लाइंग एनी मिल्क, any oil seed or fruit and vegetable to whom of the members, to whom? To Federal Milk Society, who is also engaged in supplying of milk or वगैरह, or you are supplying this to the government or a local authority, or you are supplying the produce to a government company. कौन है? You are a primary cooperative society. कौन सी है? मिल्क में मिल्क सोसाइटी है, या सीड्स ऑल सीड्स हैं, या फ्रूट एंड वेजिटेबल है। देखिए आप किसको सप्लाई कर रहे हैं? फेडरल मिल्क सोसाइटी को। अविनाश जी आपने सुना हुआ है अमूल, अमूल तो सुना ही है, और आप शायद कुछ काम भी करते हैं अमूल का, अमूल का है ना। अब ये अमूल एक फेडरल मिल्क सोसाइटी है, फेडरल मिल्क सोसाइटी। ये दूध बेचती है, दूध के प्रोडक्ट बेचती है। अब इसको दूध चाहिए, इन्होंने क्या कर रखा है, हर गांव में प्राइमरी मिल्क सोसाइटी बनी हुई है, प्राइमरी। तो गांव वाले क्या करते हैं, जिनके पास कैटल्स हैं, वो दूध निकालते हैं और निकालकर प्राइमरी सोसाइटी को दे देते हैं, और प्राइमरी सोसाइटी उनको पैसे दे देता है। फिर अमूल की गाड़ी आती है प्राइमरी मिल्क सोसाइटी पे, वो अलग अलग कैटल वालों के पास नहीं जाती, जिनके पास पशु है उनके पास नहीं जाती, वो प्राइमरी सोसाइटी के पास जाती है। सारा दूध जो दिन का इकट्ठा हुआ है वो टैंकर में लेकर आ जाती है। तो कौन सप्लाई कर रहा है? मेंबर नहीं कर रहा। प्राइमरी मिल्क सोसाइटी इज सप्लाइंग मिल्क टू फेडरल मिल्क सोसाइटी, पर मिल्क किसका है? ऑफ इट्स मेंबर्स। इनके मेंबर्स का मिल्क लिया और फेडरल मिल्क सोसाइटी को बेच दिया, या गवर्नमेंट को बेच दिया, या लोकल अथॉरिटी को बेच दिया, या गवर्नमेंट कंपनी को बेच दिया। मदर डेयरी भी तो लेती होगी, वो भी तो गवर्नमेंट कंपनी है, उनको बेचा, और उससे जो प्रॉफिट कमाया इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, प्राइमरी मिल्क सोसाइटी, प्राइमरी फ्रूट एंड वेजिटेबल सोसाइटी, वो 100% माल। सर सफल भी तो माल खरीदता है ना, फ्रूट एंड वेजिटेबल बेचता है, सफल बेचता है ना, वो कहां से कलेक्ट करता है? प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कहता है तुम हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल दे दो। वो क्या करती है सोसाइटी? अपने मेंबर से फ्रूट एंड वेजिटेबल इकट्ठी करते हैं और सफल को सप्लाई कर देती है, और उससे कुछ कमाती हैं। उसका 100% प्रॉफिट माफ है इस प्राइमरी मिल्क सोसाइटी का। ये क्लियर हो गया? 100%। अब नंबर 3 देखिए, इंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वेस्टमेंट। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या वहां पर मेंबर बनी हुई है, शेयर कैपिटल दे रखा है। आप देख रहे हैं, जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करी उनकी शेयर्स में, तो उसको डिविडेंड आएगा फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, या इन्वेस्टमेंट करी, लोन दिया उनको, तो उससे इंटरेस्ट आएगा। संजय जी 100% डिडक्शन है इस डिविडेंड की और इस इंटरेस्ट की जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिसीव किया है। ये इंटर कॉर्पोरेट नहीं है, इंटर कोऑपरेटिव इन्वेस्टमेंट, इंटर कोऑपरेटिव इन्वेस्टमेंट। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मे बी इन द कैपिटल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और मे बी गिवन लोन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे जो इनकम इंटरेस्ट की आएगी और वो डिविडेंड आएगा, 100% डिडक्शन है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का। क्लियर हो गया सर? 100%। अब चौथा पॉइंट लीजिए, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो इंगेज्ड है क्या? और यू नो वो अरेंजिंग क्या करते हैं? स्टोरिंग वेयर हाउस और गोडाउन्स। दे आर गिविंग वेयर हाउस एंड गोडाउन ऑन रेंट फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और जो वेयर हाउस गोडाउन बनाए उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, और जो किराए पे दिए, उससे जो किराया आया वो 100% डिडक्शन अलाउड है। 100 प्रोवाइडेड दे आर देयर फॉर
स्टोरिंग और प्रोसेसिंग और मार्केटिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो उसका प्रॉफिट जो आएगा वो 100% प्रॉफिट डिडक्शन अलाउड है। तो सर ये पहले तो 100% कोऑपरेटिव साइड को ये एटीपी में डिडक्शन मिल जाती है। अब एक और डिडक्शन भी है अदर देन दिस, ये जो मैंने बताई सारी इसको छोड़कर भी है। अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 1 लाख रुपए की डिडक्शन है। अगर नॉन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो अलग डिडक्शन है 50,000 रुपए की, इन एडिशन टू व्हाट वी हैव टोल्ड यू। वो तो अलग है, अरे कंज्यूमर कोऑपरेटिव की 1 लाख की डिडक्शन है और 50,000। तो ये है सर एटीपी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिडक्शन मिलती है बिसाइड्स अदर डिडक्शन। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिटर्न भरनी पड़ती है। जो प्रॉफिट एटीपी में ले गया वो एटीपी में डिडक्शन ले लेगा, जो पे और बाकी पे टैक्स देगा। तो मैं ये पूछता हूं कोऑपरेटिव सोसाइटी किस फॉर्म में रिटर्न भरती है? आपके पास फॉर्म 5 ही तो है, फॉर्म नंबर 5। फॉर्म नंबर 5 सब दुखों की दुआ है, क्योंकि फॉर्म 1 to 4 तो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, फॉर्म 6 आपको पता कंपनी के लिए, फॉर्म 7 चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के लिए है, और फॉर्म 5 बाकी सब के लिए। बाकी सब में तो बहुत कुछ आता है, फर्म के लिए भी वही है, एलएलपी के लिए भी वही है, एओपी बीओआईओ के लिए भी वही है, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं तो भी वही है, अगर आप नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट हैं तो भी वही है, आप बिजनेस ट्रस्ट हैं तो भी वही है, आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ट्रस्ट हैं तो भी वही है। इतने बड़ा फॉर्म 5 है, देख देख के पागल हो जाता है। सबसे मुश्किल फॉर्म 5 है, क्योंकि कभी तो पार्टनर्स की बात करता है, कभी वो मेंबर्स की बात करता है, कभी वो कुछ उसकी बात करता है, बेनिफिशियरी की बात करता है, क्योंकि प्राइवेट ट्रस्ट के लिए तो बेनिफिशियरी होते हैं। तो फॉर्म 5 एक रेजुडरी फॉर्म है, फॉर्म 5 रेजुडरी है। फॉर्म 1 to 4 तो आपके हो गए इंडिविजुअल के, फॉर्म 6 हो गया स्पेशली कंपनी के लिए, और फॉर्म 7 हो गया चैरिटेबल और इंस्टीट्यूशन के लिए। लेकिन बाकियों के लिए तो एक ही फॉर्म है और वो है फॉर्म 5। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म 5 में रिटर्न भरेगी, वही 4 हेड्स ऑफ इनकम, वही डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, बट स्पेशल डिडक्शन अंडर एटीपी। उसको देने के बाद आप सोसाइटी टैक्स देगी एट द रेट ऑन फर्स्ट 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, बैलेंस 30%। बट रुकिए, अब मैं आ रहा हूं सेक्शन 115 BAD। ये नया सेक्शन आया है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। 21-22 असेसमेंट 20-21 नहीं, 21-22 प्रीवियस ईयर जो चल रहा है 19-20 का। उनको बोला गया कोऑपरेटिव सोसाइटी जी आप चाहें तो हम एक ऑल्टरनेटिव वे देते हैं, फॉर ऑल्टरनेटिव रेजिम दे रहे हैं फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAD, that you notwithstanding anything contained in any other provisions of the Income Tax Act, a cooperative society, सुनिए क्या लिखा है, may opt to pay tax as per section 115 BAD at the rate of 20%, provided condition mentioned under section 115 BAD subsection 2 are satisfied। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कहा कि आपको भी कंपनी जैसा बेनिफिट दे रहे हैं, 115 BAD में जाकर 20% टैक्स देंगे। लेकिन पता क्या लिखा है अविनाश जी, कि आपको 115 BAD सबसेक्शन 2 की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। उसमें पहली कंडीशन ये है कि आपको कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। नंबर 2 है आपको 32 AB में जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो नहीं मिलेगा 32। नंबर 3 है 33 AB, अगर आप बिजनेस करते हैं ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी और रबर और कॉफी, तो आपको हम वो जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलती थी, टी रबड़ वालों को 40% का डिडक्शन था, वो हम नहीं देंगे। 33 AB भी नहीं देंगे। 33 AB में लिखा है कि आपने कोई स्पेक्ट्रम खरीदा है कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, तो उसको 33 AB भी नहीं देंगे। हम आपको साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन भी नहीं देंगे, जो वेटेड डिडक्शन वाले हैं वो भी नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। और सुनिए अविनाश जी, चैप्टर 6A की कोई भी डिडक्शन नहीं देंगे।
एक्सेप्ट 80JJA। तो 80P भी नहीं मिलेगा, 80P भी नहीं मिलेगा। तो सोच के चलना है कि मैं कहां जा रहा हूं। 80P नहीं मिलेगा। अगर आपका 80P वाले हैं तो वो वही रहे पुरानी स्कीम में। नई स्कीम में 80P नहीं मिलेगा। सिर्फ एक डिडक्शन है चैप्टर 6A की, और वो है 80JJA, जो वो एम्प्लॉयमेंट कर दो, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट, तो 30% की मिलती है, बाकी कोई है ही नहीं। तो चैप्टर 6A मिला ही नहीं, और आप करेंगे क्या? और ये लेने के बाद आप टैक्स दे सकते हैं एट द फ्लैट रेट ऑफ 22%, लेकिन आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। और एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर दी तो वापस नहीं आना, फिर आपको वही जाना है इन फ्यूचर। अगर वापस आए तो दोबारा वापस नहीं जा सकते, ये बार बार नहीं जा सकते। तो मेरे बात समझ में आ गया। 115BAD सोच लेना कि उसमें 80P जो स्पेशल डिडक्शन है वो भी नहीं मिलती, और भी कोई डिडक्शन नहीं मिलती। क्लियर हो गया सर? इधर जाऊं कि उधर जाऊं? उधर जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा और ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी खत्म कर दिया है। अब मैं इनको बोल दीजिए सर, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी इशू पूछना है वो चैट बॉक्स में डाल दे, हम बाद में ले लेंगे, हम ले लेंगे, लेकिन चैट बॉक्स में डाल दे। महाजन साहब अभी पूछना चाहते, क्वेश्चन आंसर सेशन में अपने क्वेश्चन डालने प्लीज। हाँ जी डाल दें, फिर मैं उसको जवाब दे दूंगा। अभी मैंने पहला टाइप ऑफ AOP BOI कर दिया है, अब दूसरा टाइप ऑफ AOP BOI। प्लीज नोट, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और एनी अदर लॉ विच इज इन फोर्स इन ए पर्टिकुलर स्टेट, ये जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगी, और ये चैरिटेबल नहीं होनी चाहिए। अगर ये चैरिटेबल है तो फिर तो ये चैरिटेबल में चली जाएगी, क्योंकि चैरिटेबल सोसाइटी भी तो होती है। ये चैरिटेबल नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और एनी अदर लॉ विच इज इन फोर्स इन ए पर्टिकुलर स्टेट। क्योंकि स्टेट में कुछ सोसाइटी की वो चेंज कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं उसको, जो सोसाइटी एक्ट है 1860 का। अगर आप उसमें रजिस्टर्ड हैं तो आप बिजनेस, आपके पास भी 4 हेड ऑफ इनकम है। ये चैरिटेबल नहीं है अविनाश जी, ये चैरिटेबल नहीं है, ये चैरिटेबल नहीं है ये सोसाइटी जो मैं बात कर रहा हूं। और ये वो भी नहीं है शेयर इनडिटर्मिनेट। इसके तो शेयर डिटर्मिनेट होते हैं, क्योंकि आपको मेंबर बनाया जाता है उस सोसाइटी का, सोसाइटी का मेंबर होता है। अब सुनिए सर, इस सोसाइटी को 4 हेड में इनकम निकालनी है, और इस सोसाइटी के भी सारे प्रोविजन सेम है। और इस सोसाइटी को टैक्स किस रेट पे लगता है? स्लैब रेट पर। कौन सा? इट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वही जो मैंने बताया, AOP और BOI इज टैक्सेबल एट ए स्लैब रेट दैट ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल का रेट है वही इनका है। पहला 2,50,000 माफ, दूसरा 2,50,000 5%, नेक्स्ट 5 लाख क्या 20%, बैलेंस 30%। सुनिए अविनाश जी, इंडिविजुअल HUF के लिए तो 115BAC है, जहां आप नई रिजीम में जा सकते हो। AOP BOI में कोई नई रिजीम नहीं है। AOP BOI का तो यही रेट है, तो सोसाइटी का यही रेट रहेगा, वो वाला नहीं है 5, 10, 15, 20, 25। वो सिर्फ इंडिविजुअल HUF के लिए आया। आपका तो रेट एक ही है। कौन सा है? वही फर्स्ट 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 5%, नेक्स्ट 5 लाख 20%, अबाउट 10 लाख 15%। सरचार्ज बता दिया है, डिपेंडिंग अपॉन 10%, if more than 50, 10, 15, 27, 37% depending of the income। और लेस देन 50 है तो नो सरचार्ज। हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स तो लगना ही लगना है। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो जब आप फॉर्म 5 भरेंगे तो वो पूछेगा वेदर यू आर रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और नॉट। आपको लिखना पड़ेगा यस, और तब आपका ये फ्लैट रेट नहीं लगेगा, आपका लगेगा स्लैब रेट। ये समझ में आया अविनाश जी कि सोसाइटी रजिस्टर पर ये चैरिटेबल नहीं है, ये चैरिटेबल नहीं है,
ये चैरिटेबल ही है, रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड यहां नहीं आएगी, यहां अनरजिस्टर्ड नहीं आएगी, अनरजिस्टर्ड नहीं आएगी। जो रजिस्टर्ड है वो अपनी इनकम 4 हेड में निकाल सकते हैं और आपको निकालने के बाद वो डिडक्शन ले सकते हैं जो जो अवेलेबल है, और उसके बाद उनको टैक्स देना है एट दिस रेट। ये क्लियर हो गया सर? मैंने नंबर 2 भी कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई क्वेश्चन होगा नंबर 2 वाला, सोसाइटी रजिस्टर, ये चैरिटेबल नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, चैरिटेबल नहीं है। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ी है, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है। हो सकता है ये सोसाइटी एक्ट उसकी हो, हाउसिंग सोसाइटी हो, उसके बारे में मैं म्यूचुअल एसोसिएशन में आके बात करूंगा। लेकिन ये समझ में आ गया विनाश जी, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी। अब आइए थर्ड काइंड ऑफ एओपी बीओआई, ये म्यूचुअल एसोसिएशन होती है। म्यूचुअल एसोसिएशन मैंने अभी आप बताया, हम सब मिलकर एक वॉइस ऑफ सीए बना लिया, सबने 1000 रुपया कंट्रीब्यूट कर दिया और अपने पे ही खर्च कर दिया, तो ये कोई इनकम नहीं है। चाहे आप रजिस्टर्ड हैं चाहे अनरजिस्टर्ड है, कोई इनकम नहीं है। नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ। हम अपने आप से इनकम कमा ही नहीं सकते, तभी तो बोला है एओपी और बीओआई वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब रजिस्टर्ड भी नहीं है, एक क्लब बना लेते हैं, हम एक क्लब बना लेते हैं मिलकर, और क्लब बना के सारे एक मेंबरशिप। लेकिन अब आपकी मर्जी है कि आप जो क्लब बनाएं उसको इनकॉर्पोरेट करा लें, उसको ना इनकॉर्पोरेट कराएं। कई लोग उसको इनकॉर्पोरेट करा लेते हैं अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोई इसको इनकॉर्पोरेट करा लेते हैं अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और कोई कह देते हैं कंपनी बना लेते हैं। अब देखिए डीडीसीए है अविनाश जी और संजय जी, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है ना, ये क्लब ही तो है डीडीसीए, लेकिन ये कंपनी है, ये कंपनी है, लेकिन है तो म्यूचुअल एसोसिएशन, है तो म्यूचुअल एसोसिएशन, इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, अब हाउसिंग सोसाइटीज है सर, पटपड़गंज भरा हुआ है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, और वहां पर हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है। अब ये हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। अगर ये रजिस्टर्ड है तो भी म्यूचुअल एसोसिएशन है, क्योंकि मेंबर इसके हैं, इसके कंट्रीब्यूटर एंड पार्टिसिपेटर सेम होने चाहिए। वही जो फ्लैट ओनर हैं वही इसके मेंबर है, और फ्लैट ओनर ही पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, और फ्लैट ओनर के ऊपर ही खर्च किया जाता है। तो ये कॉर्पोरेट, ये हो सकता है सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, हाउसिंग सोसाइटी। लेकिन हाउसिंग सोसाइटी चाहे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड करा ले, वो भी म्यूचुअल कैरेक्टर हो सकती है, वो भी म्यूचुअल कैरेक्टर हो सकती है। हाउसिंग सोसाइटी ओनली फॉर मेंबर्स, एंड वो मेंबर से डील करती है, मेंबर ही कंट्रीब्यूट करते हैं और मेंबर ही उसके ऊपर खर्च करते हैं, और जो बचेगा वो मेंबर का है, चाहे वो एक्यूमुलेट करते रहो, लेकिन या जब डिसॉल्व होगी तो मेंबर को वापस दे दिया जाएगा सरप्लस। ये मेंबर्स का है, यू डील ओनली विद मेंबर्स एंड नो आउटसाइडर। अब इसके लिए आप रजिस्टर कराएं या ना कराएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप रजिस्टर कराएंगे तो आप रजिस्टर करा सकते हैं एक सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर दी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। समझ में आ गया संजय जी? आप रजिस्टर करा सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को, इस हाउसिंग सोसाइटी को, इसका नाम कर देते हैं सच एंड सच संजय हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। होती है ना संजय हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये कोऑपरेटिव बन गई, या संजय हाउसिंग सोसाइटी, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में एक्ट में आ सकती है। लेकिन आप कंपनी भी बना सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल कैरेक्टर की है। क्लब है हमारा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, हैबिटेट सेंटर है, ये क्लब हैं, ये म्यूचुअल कैरेक्टर के हैं, कोई आउटसाइडर आ ही नहीं सकता, सिर्फ मेंबर्स हैं, और मेंबर से ही फीस ली जाती है और मेंबर्स के ऊपर ही खर्च करी जाती है। अगर वहां पर कोई रेस्टोरेंट है तो वो भी मेंबर्स के लिए है, आउटसाइडर को लिए नहीं है। एक क्लब मेंबर्स को देता है सर्विस, हाँ गेस्ट उसके साथ आ सकते हैं और खाना खा सकते हैं। गौरव जी क्लब है ना आपका, अमृतसर क्लब है ना, क्लब में, उस क्लब में मेंबर्स के लिए है। हो सकता है उसने रजिस्टर कराया सोसाइटी में, हो सकता है उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर करा लिया, हो सकता है सेक्शन 20 कंपनी बना ली हो, लेकिन वो क्या है, वो एक म्यूचुअल एसोसिएशन है, म्यूचुअल कैरेक्टर है। आपको देख लीजिए किसी भी क्लब में आउटसाइडर अलाउड नहीं होता,
हम मेंबरशिप लेते हैं और मेंबरशिप की फीस करोड़ रुपया भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, मेंबरशिप फीस देते हैं। लेकिन वो उसमें कोई टैक्स नहीं है संजय जी, उसमें कोई टैक्स नहीं है। और फ्लैट ओनर्स भी फ्लैट लेकर कंट्रीब्यूट करते हैं मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए, और मेंबर बनते हैं, मेंबरशिप फीस देते हैं, कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स। म्यूचुअल कैरेक्टर है, क्योंकि वही कंट्रीब्यूटर है और वही पार्टिसिपेटर्स हैं, उन्हीं के बेनिफिट के लिए है। और अल्टीमेटली अगर कोई बचेगा सरप्लस तो उनको वापस दे दिया जाएगा, या तो आज दे दिया जाएगा या जब बंद होंगे तब दे देंगे। जो सरप्लस आता है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन रुकिए, क्लब पे भी नहीं लगता है। लेकिन रुकिए संजय जी, सोसाइटी आपने बना ली, लेकिन आपने बैंक में पैसे रख दिए, उस पैसों को जो आपने मेंबर से लिए हैं, और पैसे आपके पास ज्यादा थे, आपने सेविंग बैंक में रख दिए, या आपने उसकी एफडीआर बना ली। ये जो इंटरेस्ट आएगा संजय जी, ये टैक्सेबल है, क्योंकि दिस इज फ्रॉम पर्सन अदर देन मेंबर्स। ये जो इनकम आपने अर्न करी है अश्विनी जी, ये पर्सन अदर देन मेंबर से करी है, जो आपने बैंक में एफडीआर बनाकर इंटरेस्ट कमाया। एक हाउसिंग सोसाइटी है संजय जी, और आपने क्या किया, वहां पर एक होर्डिंग लगा दी, किसकी, ड्रीम 11 वालों की, या होर्डिंग लगा दी हमारे रामदेव जी की, पतंजलि के प्रोडक्ट की, और आप उससे रेंट चार्ज कर रहे हैं। ये अदर देन मेंबर्स है, ये भी टैक्सेबल होगा, ये भी टैक्सेबल होगा। आपने क्या किया, एक टीवी टावर लगा दी उस बिल्डिंग के ऊपर, और आप उसके चार्जेस ले रहे हैं रेंट के, ये भी टैक्सेबल होगा, बिकॉज इट इज फ्रॉम अदर देन मेंबर्स। आपने क्या किया, एक फीस फिक्स कर दी, ये हॉकर जो आएगा उससे हम फीस लेंगे। तो ये जितने भी पैसे अदर देन मेंबर से आए ना सर संजय जी, ये टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। क्या किया, एक क्लब था बेंगलोर क्लब, संजय जी सुनिए, बेंगलोर क्लब, उसने कहा जी मेंबर से तो लोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। तो बेंगलोर क्लब ने क्या किया, एक बैंक को ही मेंबर बना लिया, उस बैंक को मेंबर बना के उससे 1 लाख रुपए ले लिया, जो भी मेंबर बन गया बैंक। अब बैंक में उन्होंने एफडीआर बना दी, एफडीआर बना के इंटरेस्ट आया, वो कहता जी ये तो मेंबर से आया, वो कहता रुक जा, बैंक डुअल रोल प्ले कर रहा है, एक एज बैंक आया एज मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी एज क्लब, और दूसरा बैंक अपना बिजनेस कर रहा है और वो उसका एफडीआर का इंटरेस्ट आपको दे रहा है, तो ये आपका इनकम टैक्सेबल होगी। ये जजमेंट है बेंगलोर क्लब की, 350 आईटीआर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। पहले तो कोई जजमेंट आती थी अदर देन मेंबर से भी टैक्स नहीं लगेगा, ये सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया संजय जी। जो भी इनकम कमाएगा ये क्लब, ये सोसाइटी, ये हाउसिंग सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको टैक्स लगेगा। कौन से हेड में, जौन से हेड की इनकम होगी, जौन से हेड की इनकम होगी उस हेड में टैक्स लग जाएगा। आप देखिए क्लब नॉन मेंबर्स को किराए पे नहीं देता, अपने जो क्लब के वो हैं कंपनी जो उसकी रेजिडेंसी है, क्लब नहीं देता है, क्लब नहीं देता है, वो मेंबर को देता है। मेंबर के ब्याह पर वो ठहर जाते हैं या उनको टेम्पररी मेंबर बनाते हैं तो उनको देते हैं वो अपने क्लब के जो फ्लैट्स होते हैं किराए पे। तो ये जो मेंबर से आया वो तो टैक्सेबल नहीं है, रेंट भी टैक्सेबल नहीं है। टैक्स सर सारी इनकम पे लगेगा कि सिर्फ जो अदर देन मेंबर से आई है उस पे लगेगा? वही तो बता रहा हूं, अदर देन मेंबर्स। क्लब जो म्यूचुअल एक्टिविटी की नेचर है, अपने आप से आप इनकम कमा ही नहीं सकते, तो कौन से आएगी, जो नॉन मेंबर से क्लब को पहला आया, जो नॉन मेंबर से सोसाइटी को पैसा आया, हाउसिंग सोसाइटी को, उसको रिटर्न भरनी पड़ेगी। कौन से फॉर्म में डिपेंड करता है आप हैं कौन। अगर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्म 5 भी भरना है, लेकिन आज कोऑपरेटिव सोसाइटी भरना है तो आपको टैक्स किस रेट से लगेगा, किस रेट से लगेगा इसकी इनकम पे टैक्स। पहला 10,000 नील, पहला 10,000 10%, दूसरा 10,000 20%, बाकी 30%। लेकिन अगर ये हाउसिंग सोसाइटी, गौरव जी, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है तो क्या होगा, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्लैब रेट लगेगा, तो स्लैब रेट लगेगा गौरव जी, स्लैब रेट, क्योंकि आपका
आप इनकॉर्पोरेटेड हैं, आप इनकॉर्पोरेटेड है एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी, तो वो लगेगा स्लैब रेट। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है और आपकी इनकम जो वाली इनकम टैक्सेबल है, जो मेंबर से आई वो नहीं, जो अदर देन मेंबर से आई वो वाली बात कर रहा हूं। जो मेंबर से आई वो नहीं, जो अदर देन मेंबर से आई वो टैक्सेबल है। और टैक्सेबल करते हुए रेट ऑफ टैक्स क्या लगाना है? फॉर्म तो 5 भरेंगे, अगर आप कंपनी है तो फॉर्म 7 भरेंगे, बाकी फॉर्म 5 भरेंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी फॉर्म 5 है और सोसाइटी रजिस्टर्ड और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का भी फॉर्म 5 है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप फॉर्म 5 भरेंगे। लेकिन जिस केस में हम आपको टैक्स लगा देंगे मैक्सिमम मार्जिनल रेट से। आपको क्या लगाएंगे? मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ये मैं बाद में बताऊंगा जब मैं अदर एओपी बीओआई बताऊंगा। लेकिन म्यूचुअल एसोसिएशन कोई टैक्स नहीं देती, वॉट एवर इनकम दे अर्न फ्रॉम देयर मेंबर्स। जो भी पैसा मेंबर से कमाया म्यूचुअल एसोसिएशन उसकी कोई टैक्स नहीं देती, कोई टैक्स नहीं देती। लेकिन जो अदर देन मेंबर से कमाया उस पर टैक्स देंगे, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट म्यूचुअल एसोसिएशन। इफ द म्यूचुअल एसोसिएशन इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो स्लैब रेट से टैक्स देगी। इफ द म्यूचुअल एसोसिएशन इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, तो अभी थोड़ी देर में बताया, उसके ऊपर आपको स्लैब रेट ऑफ टैक्स लगता है। अगर वो म्यूचुअल एसोसिएशन रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्योंकि आपने बोला एओपी बीओआई वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वो इनकॉर्पोरेट ही नहीं है, तो उस म्यूचुअल एसोसिएशन को हम एमएमआर पे टैक्स लगाएंगे। वो बाद में बताऊंगा कब एमएमआर कब एमएमआर नहीं लगेगा, वो बाद में बताऊंगा। तो ये कॉपी में बता रहा था, म्यूचुअल एसोसिएशन कोई टैक्स नहीं देती है जब तक कि वो इनकम अदर देन मेंबर से नहीं आए। अब एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सुनिए। अश्विनी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। सर वो क्वेश्चन आंसर भी लेना है। तो अभी टाइम क्या हुआ? 6:30 हो गए। हाँ जी, खत्म करके ले लेता हूँ। ठीक है जी। म्यूचुअल एसोसिएशन के बाद बाकी बाबा की प्राइवेट ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट की एसोसिएशन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, कोई बात। तो सुनिए अश्विनी जी, मैंने कहा म्यूचुअल एसोसिएशन को टैक्स लगता है, लेकिन रजिस्टर्ड है तो उधर, अनरजिस्टर्ड है तो पूरे पे लगेगा, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन म्यूचुअल एसोसिएशन रिटर्न नहीं। लेकिन एक ऐसी म्यूचुअल एसोसिएशन है वो सेक्शन 28 में टैक्स लगता है। इनकम ऑफ ए प्रोफेशनल एसोसिएशन और ट्रेड एसोसिएशन फॉर रेंडरिंग स्पेसिफिक सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। आपने एक एसोसिएशन बनाई म्यूचुअल कैरेक्टर की, मान लिया, लेकिन कुछ वो स्पेसिफिक सर्विस अपने मेंबर्स को रेंडर करती है। देखिए फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सीआईआई है, ये म्यूचुअल कैरेक्टर की है। मेंबर्स ही तो है इसमें, नॉन मेंबर थोड़ी आते हैं अश्विनी जी, ये मेंबर्स की है, इसको कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर ये फिक्की या म्यूचुअल एसोसिएशन, ये जो है सीआईआई, कुछ स्पेसिफिक सर्विस रेंडर करती है, सपोज इस फिक्की ने एक कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट बना रखा है और उसको कहा रखा है कि मेरे मेंबर्स को अगर कोई टैक्स की कंसल्टेंसी चाहिए तो हमारे पास कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट है और हम आपसे फीस चार्ज करेंगे। जिस मेंबर को चाहिए, सबको थोड़ी कर रहे हैं, जिस मेंबर को चाहिए। जीएसटी की कोई प्रॉब्लम है हम बताएंगे, फैमा की प्रॉब्लम है हम बताएंगे। अब क्या होता है, इनके पास एक और पावर है, कंट्री ऑफ ओरिजिन। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको कंट्री ऑफ ओरिजिन का सर्टिफिकेट लेना होता है, तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये सर्टिफिकेट देते हैं और उसकी फीस चार्ज करते हैं। तो ये जो मेंबरशिप, ये फीस चार्ज करी है फॉर रेंडरिंग स्पेसिफिक सर्विस बाय ए ट्रेड एसोसिएशन। अरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो ट्रेड एसोसिएशन ही है, अरे सीआईआई ट्रेड एसोसिएशन ही है ना। ट्रेड एसोसिएशन और प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर रेंडरिंग स्पेसिफिक सर्विस टू मेंबर, इससे जो इनकम आएगी वो टैक्सेबल है अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पर बाकी जो इनकम मेंबर से आती है, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और उन पे हमने खर्च कर दिया, वो टैक्सेबल नहीं है। सपोज सीआईआई की मेंबरशिप लेने के लिए 5 लाख रुपया लगता है और वो मेंबर्स के बेनिफिट के लिए है, उस पर कुछ नहीं, उस पर कोई इनकम नहीं। लेकिन जो उन्होंने स्पेसिफिक सर्विस रेंडर कर दी
उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, वो बिजनेस इनकम मानी जाती है, लेकिन वो टैक्सेबल है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है संजय जी और अश्विनी जी, 44A सेक्शन, कभी किसी ने 44A सेक्शन नहीं देखा हुआ। उस 44A सेक्शन में वो कहते हैं हम इसको इनकम को टैक्स तो करेंगे, लेकिन रुकिए सर, सुनिए जरा, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसकी 5 करोड़ की रिसीट फ्रॉम मेंबर्स है, 4 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च कर दिया मेंबर्स के ऊपर, इस 1 करोड़ रुपए पे कोई टैक्स नहीं, इस 1 करोड़ पे कोई टैक्स नहीं। लेकिन जो और कोई स्पेसिफिक सर्विस मेंबर को रेंडर की, उस पे टैक्स है, उस पे टैक्स है। या उन्होंने कोई बैंक में जमा करा दिया और इंटरेस्ट आया तो उस पे टैक्स है। सुन रहे हैं सर? लेकिन रुकिए, अगर आपकी सर मेंबर से 4 करोड़ रुपए आया और आपने 5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, तो 1 करोड़ एक्स्ट्रा कर दिया, इसे कहते हैं डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? मेंबर के ऊपर ही ज्यादा खर्च कर दिया, डेफिशिएंसी। तो इस ट्रेड एसोसिएशन को, इस प्रोफेशनल एसोसिएशन को एक बड़ी एडवांटेज दे रखी है कि 50% ऑफ दिस डेफिशिएंसी आप सेटअप कर सकते हैं उस इनकम से जो स्पेसिफिक सर्विस टू मेंबर्स है, उससे सेटअप कर लीजिए। सपोज मेरी 1 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर दिया और मेरी 50, सुनिए अश्विनी जी, मेरी 70 लाख रुपया इनकम है फॉर मेंबर्स को सर्विस देने की। कौन सी? स्पेसिफिक सर्विस की। वो कंसल्टेंसी दी, वो चीज दिया, 70 लाख है। तो आपकी डेफिशिएंसी कितनी है? 1 करोड़ रुपया। 50% ऑफ दिस आप 70 लाख से सेटअप कर लीजिए 44A में, और सिर्फ 20 लाख पे टैक्स देना है। ये एक नई चीज है 44A में, लेकिन ये किन के लिए है? फॉर ट्रेड एसोसिएशन और प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर रेंडरिंग स्पेसिफिक सर्विस टू मेंबर। वो उनकी टैक्स लगता है, वो बिजनेस इनकम है, और इंटरेस्ट जो इनकम आई बाहर से वो अदर सोर्सेज है। कहते कोई बात नहीं, अगर आपका डेफिसिट है मेंबर्स के ऊपर खर्च करने पे तो ये सेटअप कर लो, लेकिन अप टू 50%, अप टू 50%। सो मैंने मेंबर से रिसीव किया 4 करोड़ रुपया, मैंने खर्च कर दिया 4 करोड़ 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, डेफिसिट है, इसका 50% 25 लाख तक मैं ले सकता। क्लियर हुआ? कहां से? 44A में। तो लीजिए, मैंने म्यूचुअल एसोसिएशन खत्म कर दिया और पूरा का पूरा कर दिया, इंक्लूडिंग वो वाला। अब जो भी सवाल है ले लीजिए, आज के हम अगली बार करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो अगली बार जा रहा है संजय जी, सबसे ज्यादा अगली बार जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो प्राइवेट ट्रस्ट कैसे असेसमेंट करनी है, चैरिटेबल ट्रस्ट की तो फिर भी आपको आती है, और फिर अदर एसोसिएशन AOP BI की कैसे असेसमेंट होनी है, वो नेक्स्ट टाइम लेंगे। मैं अगर चाहूं तो आपकी रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम जरा सेक्शन 161, सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 167B जरा पढ़ के आना, मजे आ जाएंगे अगर एक बार पढ़ लिया। सेक्शन 161 अविनाश जी ने पढ़ना शुरू किया था और हम डिस्कस कर रहे थे, अविनाश जी भाग गए, कह रहा कल से बात करूंगा, दोबारा बात करेंगे। ये तो आपसे सीख के 11 बजे पढ़ाओगे तो सर 11 बजे दिमाग थोड़ी चलेगा रात को। तो अगले दिन कौन सा फोन कर दिया आपने कि लेट अस डिस्कस। सो 161, 164 सबसेक्शन 1 and 2 एंड प्लीज 167B अगली बार पढ़ लेना, और हम इसके बारे में बहुत बातें करेंगे। लेकिन पहले आज करिए क्वेश्चंस क्या है। आइए सर। अविनाश जी तो कंसल्टेशन भी ले आए होंगे सर, कोई ना कोई। अब वो तो है। अश्विनी जी, मैं क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ। नीरज जी पूछ रहे हैं, when we go for a trust registration, we need to get separate registration under Trust Act and Income Tax Act, or taking PAN is accepted as a deemed registration? सर देखिए, ये बात करेंगे जब प्राइवेट ट्रस्ट शुरू करेंगे या चैरिटेबल करेंगे। हमने वो तो करा ही नहीं है, वो तो अभी करा ही नहीं है। वो तो बताएंगे उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। हम तो सिर्फ ये वाले ले रहे हैं, प्राइवेट ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट नेक्स्ट टाइम लेना है, इसलिए अगली बार बताऊंगा। आइए अगला बोलिए। एजुकेशन सोसाइटी, ये भी अगली बार लेंगे सर, अगली बार। EPF trust, how can compute to get TDS refund? We have filed ITR 5, but income tax said above 1 crore.
tax audit to be required. So how can feed in ITR 5? कौन सा टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है सर प्रोविडेंट फंड वालों को? क्या चीज करते हैं? बिजनेस करते हैं प्रोविडेंट फंड? ये कौन सी चीज कह रहे हैं? प्रोविडेंट फंड वाले बिजनेस करते हैं, होता ही नहीं है ऑडिट, टैक्स ऑडिट नहीं होता। हाँ, कोई अंडर वो प्रोविडेंट फंड एक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट हो तो वो करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट तो होता ही नहीं है। और एक और चीज बता दूं, अगर प्रोविडेंट फंड की वैसे तो इनकम टैक्स में 1025 में माफ है, लेकिन उनकी कोई ऐसी इनकम आ जाए जो टैक्सेबल है तो उसके लिए वो मैं बताऊंगा आपको, एओपी बीओई माना जाता है, वो अलग बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन मैं पहले तुम्हें बता दूं, प्रोविडेंट फंड वाले रिटर्न भरते ही नहीं है, वो तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, वो तो तब भरते हैं जब रिफंड लेना है, अदरवाइज तो भरते ही नहीं है। अब कौन सी टाइप की इनकम है इस प्रोविडेंट फंड की मुझे पता नहीं है, ये बताएं तो मैं बता दूं। इन्होंने कई पैसे जमा करा रखे हैं, इनको चाहिए था कि 2025 वालों के लिए तो एक सर्कुलर ऑलरेडी है, उसमें लिखा हुआ है देयर इज नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस। इन्होंने टीडीएस कैसे डिडक्ट करवा लिया? इनको बताना चाहिए था उस सर्कुलर का रेफरेंस, वो 2 बटा कितना था वो रेफरेंस दीजिए, आप बच जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट एक बार मैं दोबारा भी लूंगा तब बता दूं। चलिए सर आगे। Next, sir, Arun Kishore from Arun Kishore, society registered under Society Act for charitable activity, but not registered under 12A. Next ये वो name चैरिटेबल में जाए, वहां जाएंगे चैरिटेबल। अगली बार deduction under 35IA and 35I4 available for cooperative society too. सर कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद रिसर्च करेगी तो जरूर मिलेगी, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी डोनेशन करेगी तो 115 BAD नहीं मिलेगा, 115 BAD नहीं मिलेगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में 35 2A भी नहीं मिलता, वो सिर्फ कंपनी के लिए, जो सिर्फ कंपनी के लिए वो कंपनी को मिलेगा। बाकी तो आपको मिल सकता है, हर एसएससी को मिलता है अगर डोनेशन करे किसी और को। वो वेटेड डिडक्शन अब कम हो गया है, 100% आ गया है, या वो अलग बात है, लेकिन खुद से रिसर्च करे डिडक्शन मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो मिलता है, वो कौन मना करता है? सर एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू कि भी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सोसाइटी अपार्टमेंट एसोसिएशन, व्हाट प्रिकॉशन दे शुड टेक? पहला प्रिकॉशन कि वो कौन सी सोसाइटी है, क्या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है या सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है या रजिस्टर्ड ही नहीं है। पहले तो ये आंसर आना चाहिए, या फिर वो कंपनी में रहे, कोई आंसर तो चाहिए ना। हाउसिंग सोसाइटी है सर, हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूं यार, सोसाइटी नाम बदलो। इज इट रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या इज इट रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और इज इट नॉट रजिस्टर्ड? पहला पॉइंट तो ये पूछ रहा हूं। कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड मान लेते हैं सर इनकी। अगर कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड मानेंगे तो जो अदर देन मेंबर से पैसे आए हैं, वो पहला 10,000 10%, अनदर 10,000 20%, बैलेंस 30% टैक्स रखना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आपको बता दिया ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अगर उसको इंटरेस्ट की इनकम आई है और वो बैंक से आई है तो अदर सोर्सेस ही तो है, डिडक्शन किस बात की लेगा? इंटरेस्ट इनकम से कोई डिडक्शन नहीं है। अगर उसको कोई और इनकम आई है जिसमें कोई डिडक्शन मिलने वाली है तो ले ले, बाकी तो उसको टैक्स देना है एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि म्यूचुअल कैरेक्टर है। जो मेंबर से आया कोई टैक्स नहीं, जो मेंबर से, अरे ट्रांसफर फी आई, एक फ्लैट बिक गया, एक मेंबर से दूसरे ट्रांसफर की फीस मिली, उस पर भी टैक्स नहीं देना है, उस पर भी नहीं देना है। जो मेंबर से कैपिटल कंट्रीब्यूट आई वो भी नहीं देना है, जो मेंबर्स में खर्च किया वो भी नहीं देना है, जो बचा उसमें भी नहीं देना है। सिर्फ वो देना है जो अदर देन मेंबर से कमाया। कोई एडवर्टाइजमेंट वालों से कमा लिया, कोई टीवी टावर से रेंट ले लिया, कोई आपने उसको बैंक में जमा करा दिया, इंटरेस्ट आ गया, उस सब पे देना है, वो देना ही देना है, डिपेंडिंग वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। दे दीजिए, फॉर्म 5 भरना है। नेक्स्ट सर, इफ A, B and C join together and make consortium agreement to make flats with material, how can profit income to be taxed? ये जॉइंट वेंचर होगा, और ये जॉइंट वेंचर जब होता है तो मैं जब आऊंगा लास्ट काइंड ऑफ एओपी बीओआई वो बताऊंगा। अगर आपने कोई सोसाइटी थोड़ी बनाई है, आपने कोई पार्टनरशिप थोड़ी बनाई है, आपने कोई कंपनी थोड़ी बनाई है, आपने रजिस्टर्ड थोड़ी करा है, एक एग्रीमेंट ही तो किया है, वो जॉइंट वेंचर में आएगा। वो ऑल काइंड ऑफ अदर 7 कैटेगरी ऑफ एओपी बीओआई है, बताऊंगा 7th कैटेगरी ऑफ एओपी बीओआई।
उसमें कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। अगर आप सोसाइटी थोड़ी है, आपने सोसाइटी थोड़ी बनाई है, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ी बनाई है, आप तो 3 मिलकर काम कर रहे हैं, तो ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। पर हमारे प्रोग्राम में रजिस्टर कराना पड़ेगा अगर अगली बार आपको ये क्वेश्चन पूछना है तो सर। चलिए सर। बेटरमेंट चार्जेस कलेक्टेड बाय अ हाउसिंग सोसाइटी ऑन चेंज ऑफ ओनरशिप collected from the new incoming member, but in the name of old. He is also going to be a member. No charge, no taxable, not taxable. Dilip Churiwal ji, if mutual association has no income from other than member, then whether it is required to file return? Nothing, absolutely nothing. जब तक इसकी 2.5 लाख से इनकम ज्यादा ना हो, अगर वो सोसाइटी रजिस्टर्ड है आउट अदर देन मेंबर्स, अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में है, अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में है तो फिर तो करनी पड़ेगी, कि 10,000 के ऊपर भी टैक्स लगता है। मेरी बात समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन देखना है संजय जी, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो सोसाइटी रजिस्टर्ड है और अदर देन मेंबर्स हैं, 2.5 लाख से कम है तो रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं है, और मेंबर्स हैं और सरप्लस है तो रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं है। अरे जो इंटरेस्ट कमाएंगे बैंक से, अदर देन मेंबर से जो भी कमाएंगे, सिर्फ उसी की रिटर्न जाती है, बाकी की तो लिखना ही नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, वही डालना ही नहीं है, वो तो डालते ही नहीं है, वो तो इनकम ही नहीं है, वो इनकम की डेफिनेशन में आता ही नहीं है म्यूचुअल एसोसिएशन। ये लोग क्या भरते हैं, वो एक्सेस भर देते हैं जी, नहीं, ओनली अदर देन मेंबर वाली इनकम भरनी है, बाकी कोई नहीं भरनी। Expenses incurred to earn income from other than members are allowable. अगर एक्सपेंसेस इंकर्ड जो हेड वाइज होते हैं वो अलाउड होंगे, अगर आपने उस कहीं में मिल रहे हैं तो जरूर अलाउ होंगे, अगर नहीं मिल रहे तो किस बात के अलाउड होंगे। अरे जैसे इंटरेस्ट आपने कमाया एफडीआर से, तो उसमें बैंक चार्जेस तो मिल सकते हैं, और क्या खर्चा मिलता है, कोई बारो करके थोड़ी लगाया आपने कि खर्चा मिल जाए। अदर सोर्सेज में खर्चा क्या मिलता है, एनवी एक्सपेंसेस इनकम टू अर्न दैट इनकम, तो वो वाली इनकम ले लेंगे। हाँ, अगर कोई रेंट होता तो रेंट ले लो, रेंट में वो वाले, और तो कुछ है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट इज रितु अरोड़ा। गुड इवनिंग कर रही है गुरुजी। एक तो माय क्वेश्चन इज 20-30 people joined and formed on WhatsApp group and one of them expire, rest all pool together, all pool together and pay rupees 20 lakh to the account of his wife, और ये पहले भी सवाल पूछ चुकी है मेरे से, ये आप टेलीफोन पे क्या कहे। मैं एक चीज बता दूं, आजकल 56(2)(10) लग गया है, वो कोई इंडेमनिफिकेशन नहीं कर रहे, एक प्रकार से आप गिफ्ट दे रहे हैं। आप गिफ्ट ही तो दे रहे हो, सारे उठाकर एक को गिफ्ट दे रहे हो कि उसकी फैमिली की डेथ हो गई तो आपने दी। आपने किसी चीज के लिए रिइंबर्समेंट किया तो शायद ना माने, नहीं तो ये गिफ्ट है, और गिफ्ट तो 50,000 से ऊपर रिसीव करेगा कोई भी पर्सन, वो टैक्सेबल होगा। वो सेक्शन 10 में लिखा होता है, इफ ही डाइज, और आर्मी का आदमी है और वो ड्यूटी में मर गया, उसको कंपनसेशन मिल गई, या कोई एक्सीडेंट हो गया, रेलवे ने कंपनसेशन दी, वहां पर लिखा हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर कि वो माफ होता है, जो गवर्नमेंट दे देती है वो माफ होता है। लेकिन ये वाला माफ नहीं है, ये तो टैक्स लगेगा ही। अब कोई जगह है ही नहीं माफ करने की, तो मैं क्या करूं। 56(2)(10) की वजह से मुसीबत पड़ रही है, और तो कोई कारण है नहीं। हाँ जी। फॉर्मर चेयरमैन चंडीगढ़ रमन सेठ जी पूछ रहे हैं, सर, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक इन द केस ऑफ म्यूचुअल एसोसिएशन इज नॉट आउट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी, it arises out of deposit not for the purpose of earning profit, should also be exempted. No, it is income under the other sources. ये तो बेंगलोर क्लब की जजमेंट है यार, मैंने बताई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, बेंगलोर क्लब 350 ITR, वो कह रहा है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी, बिजनेस की बात नहीं है, इस पे टैक्स लगेगा, इज नॉट ए बिजनेस इनकम बट अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वेरी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट CS बत्रा जी पूछ रहे हैं, हाउ टू एलोकेट एक्सपेंसेस अगेंस्ट स्पेसिफिक इनकम in case of group housing society against income from non-member. कौन सी स्पेसिफिक इनकम बताइए। नॉन मेंबर से जो भी इनकम आएगी वो टैक्सेबल है। देखिए, आपने संजय जी अपनी बिल्डिंग के ऊपर एक टीवी टावर लगा दी, तो वो रेंट आया, तो वो अदर देन मेंबर से आया ना, वो टैक्सेबल है।
आपने क्या कहा, हॉकर को कहा, या आपने एक वहां एडवर्टाइजमेंट के लिए बोर्ड लगा दिए और आप उसके पैसे चार्ज करते हैं, तो वो सबको टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है। आप उससे टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो वो तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो मेंबर से लिया और मेंबर्स के ऊपर खर्च किया, वो कोई टैक्सेबल नहीं, वो कोई टैक्स नहीं। इवन मैंने बोला ना, वहां पे कैंटीन खोल रखी है और सिर्फ मेंबर्स के लिए खोल रखी है, उनसे चार्जेस भी लेते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लब में लिखा है कोई टैक्सेबिलिटी, ओनली मेंबर से जो प्रॉफिट है वो टैक्सेबल नहीं। गिरधारी लाल जी ये भी बहुत सीनियर मेंबर हैं सर। कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स बाय ट्रेड एसोसिएशन इज टैक्सेबल और नॉट? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट? स्पॉन्सर्स की किया है। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? स्पॉन्सरशिप है। हाँ जी। तो स्पॉन्सरशिप तो मेंबर से अलग, अदर देन मेंबर से आई, तो वो तो आपको बताइए, मैंने बता दिया कि अदर देन मेंबर की इनकम को टैक्स करते हैं अगर ट्रेड एसोसिएशन और प्रोफेशनल एसोसिएशन है। अगर वो ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, हाउसिंग एसोसिएशन है, तो जो पैसा आएगा टैक्स लगेगा, उसमें क्या मतलब है? विनोद जी का क्वेश्चन है, मैं इसको इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये हमारे टैक्स से रिलेटेड नहीं है। कैन टू प्रोड्यूसर कंपनी, सुनील कुमार जी का है, कैन टू प्रोड्यूसर कंपनी फॉर्म एन एओपी? सर देखिए, टू प्रोड्यूसर कंपनी हो या क्या हो, हर कर सकती है। अगर सिंपल एक प्रोड्यूसर कंपनी है तो एटीपीए का डिडक्शन मिलता है उनको, वो प्रोड्यूसर कंपनी को। लेकिन कोई भी दो या दो से ज्यादा ज्वाइन करते हैं विदाउट फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप और विदाउट फॉर्मिंग ए व्हाट यू कॉल कंपनी, उनको हम इधर ले आते हैं एओपी बीओआई में, एओपी बीओआई में। और एओपी बीओआई में आप वो रजिस्टर तो करा नहीं सकते, दोनों ने ज्वाइंट वेंचर किया है, तो वो अदर में आएगा, अदर में आएगा। रंगानाथन जी पूछ रहे हैं, म्यूचुअल एसोसिएशन की अगर कोई इनकम नहीं हो तब भी उनको पैन लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इनकम ही नहीं है तो क्या है, कोई लेने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो इनकम बट प्रोवाइड नो इनकम, ये मैं बता दिया। इनकम है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना। आप लेना चाहते हैं, मना थोड़ी है, लेकिन कोई रिटर्न भरना जरूरी नहीं है जब तक कि अदर देन मेंबर से इनकम और आप सोसाइटी रजिस्टर्ड है 2.5 लाख से ज्यादा ना, अगर रजिस्टर्ड है तो, नहीं तो 2.5 लाख नहीं है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 10,000 रुपए भी टैक्स लगना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कल आपने संजय हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया संजय जी, तो 10,000 के ऊपर भी टैक्स है, नो नो एग्जेम्पशन। लेकिन अगर आपने संजय हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड करा ली हाउसिंग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, रजिस्ट्रेशन एक्ट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में 80-60 में, तो 2.5 माफ है, 2.5 माफ है। रंगानाथन जी फिर दोबारा पूछ रहे हैं, will a mutual association only with members association be liable for TDS? सर टीडीएस नहीं होता आपस में, ना ना टीडीएस होता है जो बाहर वाला काटता है। नहीं, बाहर का नहीं सर, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का। सर सुनिए अविनाश, आपने क्या किया संजय जी, आपने वो दे दिया क्या कहते हैं बैंक में जमा करा दिया, तो एफडीआर पे इंटरेस्ट तो कटेगा ही, नो नो कटेगा ही टीडीएस। और नो आपने क्या किया, आपने कोई बोर्ड होर्डिंग दे दी, उसका रेंट आया, तो वो टीडीएस तो काटेंगे ही आपसे, क्यों नहीं काटेंगे? आपने कोई चीज दी तो वो काटेंगे ही काटेंगे टीडीएस, आपके काटेंगे, आपको उस पर टैक्स देना है। No sir, actually he is maybe talking about the expenditure like contractor or anything. If they give service to the society, are they liable to TDS? सर पहला पॉइंट ये है, आपको पता है 44 AB A और AB B में जो आता है AOP BY वो ही कवर्ड है, इंडिविजुअल HUF कवर्ड नहीं है, और कई जगह AOP BY कवर्ड नहीं है। 194C में AOP BY कवर्ड नहीं है मेरे ख्याल, जब तक उनका टर्नओवर उससे ऊपर नहीं। आप चेक कर लेना, वो देखना पड़ता है। बाकी कवर्ड है, जहां पर इंडिविजुअल HUF लिखा है वो तो अलग है। बाकी जहां AOP BY को स्पेशल मेंशन किया हुआ है 194C में, अगर मैं कहो तो एक मिनट देख लेता हूँ 194C, एक सेकंड होल्ड करिए। बाकी में नहीं है, बाकी में सब है, 194C में है, बाकियों में तो टीडीएस कटता है, 194C में स्पेशल लिखा हुआ है। सी 194C सबसेक्शन 2 में देखिए अविनाश जी को नजर आ रहा है? नहीं है सर।
अरे है ना यार, एक्सप्लेनेशन पढ़िए, क्लॉज एल, उसमें लिखा है कि उनकी टर्नओवर 44 एवी में हो तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सर नहीं लिखा, एओपी को छोड़ रखा है 194 सी में। अब संजय जी, एओपी अगर 194 सी की पेमेंट कर रही हैं तो वो जब तक बिजनेस नहीं कर रही हो, 44 एबी ए और एबी बी में कवर नहीं हो, उनको कोई टीडीएस नहीं काटना है। अब देखिए अविनाश जी, मिलेगा एक्सप्लेनेशन में, एल वाली देखिए एक्सप्लेनेशन में, नीचे जाइए लास्ट में एल, इंडिविजुअल एचओएफ एओपी बीओआई। सर ये दोनों कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं सर। ये सर पढ़ तो ले, पहले पढ़ेगा तो सही। निशांत कुमार जी कह रहे हैं, इफ एक्सपेंडिचर आर मोर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर देन रिटर्न टू बी फाइल फॉर कैरी फॉरवर्ड। सर ये वो तो सिर्फ ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट है जयप्रसाद जी का, what are the kind of payment allowed for member of OP? Are those amount taxable in the hands of member, such in the case of WhatsApp group contributed in the case of death treatment? ये तो सर ऑलरेडी आंसर कर दिया सर, कर दिया मैंने। Sir, is SHIT dividend is taxable in the hands of subscriber in his personal capacity who do not have any business activity? What is his having business? दोबारा बोलिए। Sir, SHIT dividend is taxable in the hands of subscriber in his personal capacity who do not have any business activity. अदर सोर्सेज आ जाएगा फिर। वैसे तो कहते हैं one single transaction can be called business if there was an intention to buy a, लेकिन ये चिट वाले का अदर सोर्स में ले लीजिए इनको, अगर बिजनेस में नहीं लाना चाहते तो टैक्सेबल तो है। ये चिट वाली बात कर रहे हैं, प्रीमियम जो मिलता है चिट में। अब सर क्योंकि 2-4 क्वेश्चन और रह गए हैं, कर दीजिए खत्म, जिन्हें जाना चला गया होगा आप कर दीजिए खत्म। सर गए नहीं कोई भी, सब अच्छे ही है, कोई नहीं जा रहा। चलो बोलो। पढ़ लिया सर, एक्सप्लेनेशन में पढ़ लिया, मिल गया। हाँ मिल गया सर, एक्सप्लेनेशन में एल पॉइंट में लिखा हुआ है। तो मैंने भी तो एल ही बोला था यार। तो फिर अब ना तो 2 बार ऐसे क्यों कर रहा था? एक ही बार करना था, मिल गया। वहां सिर्फ 194 सी में है, बाकी जगह नहीं है ये चीज। सर ये दोनों नाव में बैठा रहता है हमेशा। हाँ दोनों में बैठा रहता है। बाकी जगह इंडिविजुअल एचयूएफ लिखा है, यहाँ पर एओपी बीओआई भी डाल रखा है। सर अविनाश जी, हम पढ़ते हैं तो एक लाइन को देख के पढ़ते हैं, इसीलिए तभी तो आप गुरुजी हो सर, वरना कैसे? चलो आगे। रवि गुलाटी कह रहे हैं, नॉन रजिस्टर्ड रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी having income from its member only have to obtain PAN or not? ये तो no nothing, कुछ नहीं करना। how can जयप्रकाश जी पूछ रहे हैं, how can a unregistered AOP open a bank account without a PAN? देखिए वो बात अलग है, आपने पैन लेना है तो बैंक अकाउंट के ले लीजिए, रिटर्न भरना जरूरी थोड़ी है। लेकिन अगर आपका बैंक से इंटरेस्ट आया तो फिर तो देना ही पड़ेगा टैक्स आपको, अगर 2.5 लाख से ऊपर हुआ तो वो तो अलग बात है ना, फिर तो पैन आपको लेना ही पड़ेगा। और फिर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो फिर तो 1 रुपए पर भी टैक्स देना पड़ेगा। संजय जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 1 रुपए भी इंटरेस्ट आएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। मैं इजाजत लूं? हाँ बैंक वाले टैक्स काट लेते हैं, वो लोअर रेट का सर्टिफिकेट मिलता नहीं है पैन के लिए, वो टैक्स काट के जमा करा देते हैं सर। वो सर मेरी पॉइंट ये है कि आप रिटर्न भरिए, नील रेट का मिलना है, लोअर रेट नहीं होता। नील लोअर रेट का मतलब ही नहीं, नील रेट लेना है आपने, आपको रिटर्न भर के लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो देना पड़ेगा फिर रिटर्न। पर उस रिटर्न में जो मेंबर से आया वो मत भरिए, फंस जाएंगे। ओनली अदर देन मेंबर से जो आया वो इनकम है आपकी, बाकी इनकम ही नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, वो भर देते हैं लोग, और वो फिर कहते हैं टैक्स दिखाना ही नहीं है, वो दिखाना ही नहीं है, वो तो मेंबर का है। मैं अपना पैसा अपने आप कोई इनकम थोड़ी कमा सकता हूँ, वो सारे मेंबर का इकट्ठा है, नहीं दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भट्ट साहब का, उपेंद्र भट्ट जी का। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन स्टेट लॉ and not under society act? Doesn't matter when liquor or any other law in force in the state. कोई सोसाइटी लोकल भी होती है, लोकल सोसाइटी रजिस्टर में एक्ट में भी होती है, स्टेट में। अगर स्टेट एक्ट में रजिस्टर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम लीविंग जयप्रकाश जी क्वेश्चन ऑलरेडी इट इज आंसर्ड।
My question is whether trade association are required to file return in the year of deficiency or next year. No, when adjustment not in the year of deficiency. Only in the year in which they have a taxable income. Sir, my board is now clear. I will request quickly, if anything is there, you may put it. Otherwise, क्वेश्चन अगली बार ले लेना ना, जो रह गए होंगे तुमको कहिए दोबारा भेज दें, अगली बार कर लेंगे. now I will request Ashwini ji to back to give the take of the next of the proceeding. अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज रह गई, प्राइवेट ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चैरिटेबल ट्रस्ट भी इंपॉर्टेंट है, और एनी अदर कैटेगरी ऑफ एओपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बता दूं, इस चार में सिर्फ लोगों को फायदा हुआ होगा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक म्यूचुअल एसोसिएशन बहुत होती है. आपके पास सबके पास म्यूचुअल एसोसिएशन है. और सर हमारी क्या है, हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन क्या है? वो भी म्यूचुअल एसोसिएशन है. ठीक है सर, फिर टैक्स से बच रजिस्टर कराओगे नहीं, बैंक में पैसे रखोगे, इंटरेस्ट आएगा तो पकड़ लूंगा, टैक्स दूंगा. 2.5 लाख तक तो माफ है सर, इतने तो पैसे ही नहीं है. वो अलग बात है. थैंक यू वेरी मच सर. मैं जैसे आपका वोका से हमारे सेमिनार्स प्लान्ड थे एवरी फ्राइडे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय जी को कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम था फ्राइडे का, वो था पेनल्टीज पे, तो उसको इस टॉपिक को रिप्लेस कर दें, ताकि इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लें 28 वाले जो फ्राइडे को आ रहा है. हाँ जी, रिप्लेस कर देंगे. प्रोग्राम के बाद बीच में नहीं कर सकते हैं. संजय जी मिनिमम 2 आवर्स लगेंगे, उसमें ध्यान रखना. हाँ सर, मिनिमम 2 आवर्स, और उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, क्वेश्चन बहुत होंगे उसमें. तो आपको ये सोच के करना है कि टाइमिंग उस हिसाब से रखना, जब मिनिमम 2 आवर्स हम कर ले. ये लॉकडाउन नहीं चलेगा. पंजाब में कहाँ कब हो रहा है? आज का ये कितने दिन के लिए हो गया सर? वीकेंड लॉकडाउन हो गया. कितने दिन से? 7 बजे वीकेंड नहीं वीकेंड सर, वीकेंड और वीकेंड हर एक वीकेंड लॉकडाउन. वीकेंड थोड़ी है, फ्राइडे आज को. आज से शुरू हो गया ना 7 बजे से. 7 बजे से लेके मंडे सुबह तक 5 बजे तक. कोई बात नहीं, अगले वीकेंड में उनको कहिए अपने घर से ही करें, ऑफिस में ना बैठे. ताकि आज जिंदा साहब को डंडे पड़ जाने हैं, आज जिंदा साहब को डंडे पड़ जाने जब तक इन्होंने पहुंचना है ऑफिस से. जिंदा साहब का क्या, यही सो जाएंगे अपने ऑफिस में. और चलो वोट ऑफ थैंक्स कराओ जल्दी नाल. तो चलो सर, बाकी हम प्लान करते हैं नेक्स्ट संडे सैटरडे को. I request Avinash ji to propose vote of thanks. I am leaving. Thank you जिंदल साहब. डंडों के डर से कितनी जल्दी चला गया. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर. आज आपने जो टॉपिक लिया है सर, और इतना आराम से और इतना बढ़िया तरीके से लिया है सर, इट वाज रियली वेरी वंडरफुल सेशन. और मेरे को तो सर बहुत कुछ आज, मतलब आज पर्सनली ऐसा लगा कि इनकम टैक्स एक्ट हमने कभी पढ़ा ही नहीं है. आज पहली बार लगा कि नई तरीके से इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स थे जो हमने कभी देखे भी नहीं, किए भी नहीं. एंड रियली इट वाज अ वंडरफुल सेशन सर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. सर आज बिल्कुल याद आ गई दोबारा से कि सारी चीजें दोबारा पढ़नी पड़ेगी. और अब ये जो अगले 3 दिन चैप्टर है ना, अगले 3 हेड, ये टाइप ऑफ एओपी, ये बहुत आराम से समझना है, इसमें बहुत कुछ समझना पड़ेगा. चलिए, so thank you sir, thank you Voice of CA Sanjay ji also for organizing such a wonderful session. Thank you sir. All the best sir, take care, stay healthy, we will meet next week. Thank you Sanjay ji. Sanjay ji unmute कर लीजिए, unmute करिए संजय जी. I have a request with the participant, please do not leave in the end for last 5 minutes. If you want to leave it earlier. Last 5 minutes is of the Gurus to be thank them. Please do not leave at that time. With this, good night, Shabba Khat. Thank you very much. All the best. Take care, sir. Take care.